जेम्स बॉन्ड एक कॉर्पोरेट गुलाम जो कि अल्टीमेट फ्रीडम सिस्टम को अनलॉक करता है। जितना ज्यादा वो इसमें शामिल होता है उतना ही अमीर होता जाता है। मजदूर से बॉस बनकर वो बुरे लोगों को कुचलता है और एक शक्तिशाली टाइकून के रूप में उभरता है। हमारी कहानी जेम्स बॉन्ड से शुरू होती है, जो अपने बॉस से पारिवारिक इमरजेंसी के लिए 2 दिन की छुट्टी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने वादा भी किया कि लौटने पर वो छूटे हुए काम की भरपाई कर देगा। उसे बस कुछ दिनों की जरूरत थी। अपने फोन से नजरें हटाए बिना मैनेजर ने कहा कि उनके डिपार्टमेंट में स्टाफ कम है और अंतिम संस्कार जैसी खास परिस्थितियों को छोड़कर कोई और छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। मैनेजर का ध्यान भटकने का कारण एक खूबसूरत लड़की थी जो लाइव स्ट्रीम पर नाच रही थी। हाँ, वो उन लोगों में से एक था जो पैसे उड़ाते हैं, लेकिन मैनेजर एक बड़ा खिलाड़ी था जो अपने पसंदीदा स्ट्रीमर्स को ढेर सारा कैश डोनेट करता था। जैसे ही उसने वो रॉकेट शिप भेजा, लाइव स्ट्रीम में एनर्जी भर गई क्योंकि म्यूजिक और डांस और भी तेज हो गया। इस बीच जेम्स अभी भी अपनी बीमार मां के लिए परेशान था, जिसे किसी की देखभाल की जरूरत थी। कचरे मैनेजर ने सुझाव दिया कि तुम्हारे पिता को तुम्हारी मां की देखभाल करनी चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो आसपास के रिश्तेदारों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर तुम्हारी मां की हालत सीरियस होती तो शायद रिक्वेस्ट मंजूर हो जाती। तभी स्ट्रीम पर खूबसूरत लड़की ने अपने मैनेजर को बहुत सारे पैसे का रॉकेट भेजने के लिए धन्यवाद दिया। अपने कर्मचारियों की भलाई की परवाह न करने वाले इस बॉस को देखकर जेम्स बॉन्ड का गुस्सा उसके घमंडी लहजे के साथ बढ़ गया। मैनेजर ने जोर देकर कहा कि तुम्हें सीढ़ी चढ़ने के लिए कुछ बलिदान करने चाहिए, न कि छुट्टी के बहाने बनाने चाहिए। उनकी न्यू मीडिया इंडस्ट्री में समय की पाबंदी बहुत जरूरी है। अगर कोई सबसे पहले खबर ब्रेक करता है तो उनके डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। इसलिए जेम्स ने पूरे समय संपर्क में रहते हुए घर से काम करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मैनेजर इसके लिए तैयार नहीं था। वो जेम्स को मनाने से थक गया था और सीधे उसे नौकरी छोड़ने के लिए कह दिया। उसे बस फाइनेंस डिपार्टमेंट से हिसाब किताब करके निकल जाना था। बदकिस्मती से जेम्स ने एक 3rd टियर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था और कंपनी ने उसे डिमांड के कारण ही रखा था। उनके ज्यादातर एप्लीकेंट 1st ईयर यूनिवर्सिटी से थे और वो हमेशा से ही आसानी से बदले जाने वाला आदमी था। ट्रेंड्स इंतजार नहीं करेंगे और ना ही उसकी नौकरी। मैनेजर जेम्स को सलाह देता है कि वो दोबारा नौकरी छोड़ने पर जोर देने से पहले इस बारे में सोच ले। तो जेम्स ने ठीक वैसा ही किया। उसने एक सिगरेट जलाई। जेम्स सोच रहा था लेकिन उसकी सोच फोन की रिंगटोन की तेज आवाज से टूट गई। दूसरी तरफ उसके पापा थे जो पूछ रहे थे कि क्या वो घर वापस आ सकता है। देखो, माँ की मेडिकल फीस अभी तक सेटल नहीं हुई है। हॉस्पिटल काफी फ्लेक्सिबल था, लेकिन और ज्यादा देरी से दिक्कत होगी। पापा कुछ दिनों से बहाने बना रहे थे और हॉस्पिटल पेमेंट के लिए अड़ा हुआ था। वे या तो पेमेंट करें या डिस्चार्ज हो जाएं। जाहिर है इससे पापा बहुत मुश्किल स्थिति में आ गए थे। दूसरी तरफ जेम्स को यह महसूस होने लगा था कि उसके पापा घर पर कुछ गंभीर फाइनेंशियल दिक्कतें छिपा रहे हैं। उसने कहा कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा और मेडिकल फीस में मदद करेगा, लेकिन एक पारंपरिक आदमी होने के नाते पापा ने उसे भरोसा दिलाया कि उसने पहले ही दोस्तों और रिश्तेदारों से कुछ पैसे उधार ले लिए हैं और मेडिकल इंश्योरेंस भी है, जिससे सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर भी जेम्स कमी को पूरा करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार पर रिश्तेदारों का कोई कर्ज हो। बेटा होने के नाते वो इस फाइनेंशियल गड़बड़ी को संभालना चाहता था। हालांकि पापा अपने नए ग्रेजुएट बेटे पर एक ऐसे शहर में काम करने का बोझ नहीं डालना चाहते थे जहां रहने का खर्च बहुत ज्यादा हो। वो बस चाहते थे कि जेम्स अपने लिए जिए और घर पर उनके बारे में चिंता ना करे। खैर, वो 1.5 साल से 5,000 की मंथली सैलरी पर काम कर रहा था। वो एक रूममेट के साथ बंक बेड शेयर करता था और सादा जीवन जीता था। इसके बावजूद वो सिर्फ 50,000 ही बचा पाया। कम से कम इतना तो माँ के मेडिकल खर्चों के कर्ज को कुछ समय के लिए कवर करने के लिए काफी होना चाहिए। जेम्स 20 से ज्यादा सालों तक बिना किसी नियम को तोड़े जिया था। आज वो इसे बदलने वाला था। उसने एक घटिया अमानवीय कंपनी से इस्तीफा देने का और अपनी तलेभा को कहीं और इस्तेमाल करने का पक्का इरादा कर लिया। तो उसकी अगली मंजिल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट थी। 20 मिनट बाद उसका स्टेटस आधिकारिक तौर पर बेरोजगार हो गया था। उसने ये अपनी मर्जी से किया था, लेकिन अब नौकरी ना होने से उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। इस मौजूदा जॉब मार्केट और आर्थिक माहौल में बिना दूसरी नौकरी के अपनी रोजी रोटी छोड़ना कम से कम लापरवाह तो था ही, लेकिन उसे अपने पूर्वजों के इच्छाओं के खिलाफ फैसला लेने पर, अल्टीमेट फ्रीडम सिस्टम को अनलॉक करने पर बचाया गया। अपनी नौकरी छोड़ने पर जेम्स को 88,888 युआन या लगभग $1,12,000 का इनाम मिला। जेम्स अपनी जगह पर रुक गया। वो बस अपना काम कर रहा था जब उसके सामने गोल्डन टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिखाई दिया। पहले तो उसे लगा कि कोई पास में फुल वॉल्यूम पर वीडियो चला रहा है, जिससे उसके दिमाग में भी आवाज गूंज रही थी। लेकिन उसके सामने के इंटरफेस ने बताया कि उसे अपने इनाम के पैसे चेक करने चाहिए और खुलकर खर्च करना चाहिए। वो जितना ज्यादा खर्च करेगा उसे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। अमीर और अमीर होते जाते हैं।
कांपते हाथों से उसने सावधानी से अपना फ़ोन अपनी जेब से निकाला। नोटिफिकेशन में लिखा था कि 88,88,888 युवान उसके अकाउंट में सफलतापूर्वक जमा हो गए हैं। पहले तो उसके अंदर के शक करने वाले ने सोचा कि ये किसी तरह का नया ज़माने का स्कैम है या कुछ और, लेकिन टेक्स्ट मैसेज ऑफिशियल था और उसके अकाउंट में सच में पैसे बढ़ गए थे। अब सिस्टम जाग गया है। अब बस ये पता लगाना बाकी था कि सब कुछ कैसे काम करता है और क्या आज़ादी का ये सिस्टम सच में उसकी मदद कर सकता है। सब कुछ प्रैक्टिकली टेस्ट करना ज़रूरी था। उसके विचारों में एक औरत की आवाज़ ने रुकावट डाली, जो पूछ रही थी कि वो क्या सोच रहा है। जिस लड़की ने उसे आवाज़ दी वो गाओ वेन थी, जो 8 मिलियन फॉलोअर्स वाली एक ब्लॉगर थी। वो जानना चाहती थी कि क्या उसने उसका स्ट्रीम शेड्यूल तैयार किया है। गाओ वेन के 8 मिलियन फॉलोअर्स होने का एक कारण था। उसकी खूबसूरती और आकर्षण में ज़बरदस्त ताकत थी। उसे देखते ही जेम्स के विचार कहीं और चले गए और उसने ये भी नहीं सुना कि उसने क्या कहा। उसकी उलझन को देखकर वेन ने पूछा कि क्या उसने आखिरकार गाओ वेन को एक लड़की के तौर पर देखा। जेम्स ने उसे हमेशा की तरह मजाक समझा। खुद को उस पर फेंकते हुए वेन ने कहा कि उसे और ऑपरेशनल रिसोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि हाल ही में सबसे ज़्यादा पैसे देने वाले फ़ैन कम पैसे दे रहे थे। इससे पहले जेम्स हमेशा उसके ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्ट को मैनेज करता था। वो असल जिंदगी में सबसे आकर्षक डांस गॉडेस के नाम से जानी जाती थी। हालांकि वो काफ़ी मिलनसार थी और बिल्कुल भी घमंडी नहीं थी। साथ ही उसकी कमी और उसकी ताकत ये थी कि उसे मजाक करना पसंद था। पहले भी ऐसा ही था, लेकिन अब उसने ये काम छोड़ दिया था और वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं था। उसने वेन को बताया कि कंपनी उसके लिए दूसरा मैनेजर ढूंढ लेगी। लड़की ने चिंता से पूछा कि उसने इतना अचानक फैसला क्यों लिया। जेम्स को उस पर कुछ हद तक दया आई। हालांकि वो दूसरों को नीचा नहीं दिखाती थी, वो उसके साथ और भी बेहतर व्यवहार करती थी, क्योंकि वो कंपनी में उसका ऑपरेटर था। वो उसके लिए काम करने वाला सबसे आसान इंसान भी था। लेकिन अब उनके रास्ते अलग हो रहे थे और यहाँ कुछ भी जोड़ने के लिए नहीं था। हमारे हीरो की राय में उसे आखिरकार असलियत का पूरी तरह से एहसास हो गया था। लेकिन गाओ वेन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अपनी सॉरी अदाओं का इस्तेमाल करते हुए उसने कहा कि वो उसके साथ काम करना पसंद करती है और किसी और पर भरोसा नहीं करेगी। जेम्स की समझदारी पल भर में गायब हो गई। उसे एहसास हुआ कि वो उसके जादू में फंस गया है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसी समय वेन ये समझने की कोशिश कर रही थी कि जेम्स वैंग आज इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। आमतौर पर वो हमेशा उसके साथ खेलता था, लेकिन इस बार नहीं। दुखी आवाज में उसने पूछा कि क्या वो सच में उसे छोड़ना चाहता है। ये पुराने जेम्स पर काम कर सकता था, लेकिन अब हमारा हीरो पूरी तरह से अलग इंसान था। वो उसके दिखावे से बेवकूफ़ बनने वाला नहीं था। जेम्स ने जवाब दिया कि वो लंबी छुट्टी लेना चाहता है। गाओ वेन ने फिर से अपने आकर्षण से उसे लुभाने की कोशिश शुरू कर दी, और सच कहूं तो वो इसमें काफ़ी अच्छी थी। जेम्स को मुश्किल हो रही थी। हालांकि ये पहले से ही तय था। उसके पास एक सिस्टम था जिससे वो अरबपति बन सकता था। उतने पैसों से वो ऐसी 10 सुंदरियां पा सकता था। आखिरकार होश में आने के बाद जेम्स ने जवाब दिया कि वेन को अपने नाक का मेकअप ठीक करना चाहिए, क्योंकि उसे वो थोड़ा टेढ़ा लग रहा था। गाओ वेन, जिसने अपनी जिंदगी में ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी, वो चौंक गई। उसे यह असंभव लगा, लेकिन फिर भी वो खुद इसे देखने के लिए भागी। आखिरकार वेन को लगने लगा कि जेम्स की बातें सच हैं और उसकी नाक का मेकअप सच में थोड़ा टेढ़ा था। ब्रॉडकास्ट जल्द ही शुरू होने वाला था, इसलिए इसे ठीक करने के लिए बहुत कम समय था। उसी समय जेम्स के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, जिसमें सिस्टम ने उसके दृढ़ संकल्प के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उसने चैन का कुत्ता बनने से इनकार कर दिया और वो अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त कर पाया। इसके लिए उसे 23,001 वॉन का इनाम मिला। जेम्स एक बार फिर हैरान था। उसने इतनी छोटी सी बात की थी और उसे पहले ही इतनी बड़ी रकम मिल गई थी। अगर वो अपने पुराने बॉस को घुटनों के बल रेंगवे पर मजबूर करता तो उसे क्या मिल सकता था। लेकिन अभी इसके बारे में सोचना जल्दबाजी थी। अभी के लिए पिछली बार की तरह उसे फिर से उसके अकाउंट में पैसे मिल गए। उसका बैलेंस पहले ही 1,62,000 येन था। अब जेम्स समझ गया था कि पूरी आज़ादी का क्या मतलब होता है। अब उसे खुद होने से डरने की ज़रूरत नहीं थी। वो जो चाहे कर सकता था और उसके लिए पैसे भी मिल सकते थे। इससे बेहतर और क्या हो सकता था। उस दिन धरती पर एक और शैतान पैदा हुआ। उस खूबसूरत लड़की ने असल में अपनी टेढ़ी नाक की तरफ इशारा करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसने ये भी मान लिया कि वो अब अपने रास्ते जा रहा है, लेकिन भविष्य में एक साथ काम करने का मौका मिलने का इंतजार कर रही थी। इस खूबसूरत औरत ने असल में बेनकाब होने पर गुस्सा होने के बजाय उसके करियर के लिए शुभकामनाएं दी। वो बहुत शांत थी। जेम्स सोच रहा था कि क्या वो ये अच्छा होने का नाटक कर रही थी या वो स्वाभाविक रूप से ऐसी ही थी। इसके अलावा उसने उसे इतने लंबे समय तक टेक्निकल साइड में मेंटरिंग करने के लिए फेयरवेल डिनर ट्रीट के लिए भी इनवाइट किया।
गाओ वैन ने तो अपने कुछ इंडस्ट्री बॉस के कनेक्शन से उसे नई नौकरी ढूंढने में मदद करने की भी पेशकश की, उसके बेहतरीन स्किल्स पर विश्वास करते हुए जो समय उन्होंने साथ बिताया था। इससे पहले कि उसे पता चलता कि वो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं आया था, शायद वो बिल्कुल भी चालाक नहीं थी, शायद वो असल में एक अच्छी इंसान थी। इसलिए जेम्स ने इन्विटेशन पलट दिया और उसे डिनर पर ट्रीट देने की पेशकश की। वो स्वाभाविक रूप से चिंतित थी कि वो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा होगा। हालांकि वो हंसा और कंजूस न होने के बहाने के तौर पर अपने जाने का इस्तेमाल किया। वे भविष्य में एक साथ काम कर सकते हैं, इसलिए इस डिनर को एडवांस धन्यवाद माना जा सकता है। वो मुस्कुराई जब उसे एहसास हुआ कि वो पहले ही जा रहा है, जब उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिला था। चूंकि जेम्स ने पहले ही पैक कर लिया था और बाहर जाने के लिए तैयार था, काम के बाद डिनर एकदम सही रहेगा। जेम्स अपने कदमों में और भी जोश के साथ बिल्डिंग से बाहर निकला। उसका नया जन्म हुआ था और वो दुनिया को एक बिल्कुल नए लेवल पर अनुभव करने के लिए तैयार था। पहले अगर वो चल सकता था तो वो कभी बस या सबवे नहीं लेता। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकता था तो वो कभी टैक्सी नहीं लेता। अगर वो 11 बजे तक ओवरटाइम करता तो वो किसी के साथ राइड शेयर करता। लेकिन अपने बैंक अकाउंट और उसके लिए खुले अनंत संभावनाओं को देखते हुए शायद शेयरिंग में भी बदलाव आ सकता है। आधी रात को राइड लेना उसकी रोजाना की जिंदगी में एक लग्जरी थी, इसलिए आज वो ऐप पर सबसे महंगी राइड लेगा और उन चीजों पर खुलकर पैसे खर्च करेगा जो वो पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था। ज्यादा समय नहीं लगा और एक साफ सुथरी सिल्वर कार उसके पास आकर रुक गई। ड्राइवर मिलनसार था और उसने सूट भी पहना हुआ था। अगर आप डीडी प्रीमियम राइड ऑर्डर करते हैं तो आपको यही मिलता है। जेम्स के सिस्टम ने उसे नाइस होने के लिए चुपचाप 50,000 और इनाम दिए। और बिना कीमत देखें, सिर्फ कार को देखकर उसकी स्लीक लाइंस और उसके इंजन की स्मूथ आवाज़ किसी का भी खून जोश से उबाल सकती थी। उसे याद आया कि कैसे वो कभी-कभी आधी रात तक दूसरे लोगों का इंतज़ार करता था ताकि उनके साथ राइड शेयर करके कुछ पैसे बचा सके। उसकी अभी की हालत उससे बहुत अलग थी। उसने सच में सोशल क्लास में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई थी। आज से वो एक अलग इंसान होगा। ड्राइवर मुस्कुराया और उसे प्यार से कार में बैठने के लिए कहा। उसकी मंजिल बॉक्सिंग रोड चौराहा कंफर्म हो गई थी, खास तौर पर लीज यांग जिनबिंग पैनकेक शॉप। कंफर्मेशन मिलने पर ड्राइवर ने गैस पर पैर रखा और उस जगह के लिए गाड़ी चला दी। पीछे की सीट पर जेम्स ने खुशी-खुशी एक महंगी गाड़ी में तेजी का एहसास किया। टेल पाइप से धुआं निकल रहा था और ड्राइवर अपनी शानदार ड्राइविंग स्किल्स दिखा रहा था। उनकी स्पीड से जेम्स की मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो कार से बाहर निकला। उसमें अब नया आत्मविश्वास था। वो कुछ भी करने को तैयार था क्योंकि उसने रियलिटी और कैपिटलिज्म का चीट कोड अनलॉक कर लिया था। पैनकेक शॉप में काम करने वाली बूढ़ी औरत उसे अब तक जानती थी। वो ये भी जानती थी कि उसका ऑर्डर आमतौर पर बिना अंडे और सॉसेज वाला जिनबिंग होता था, लेकिन इस बार अलग था। उसे अंडा चाहिए था। असल में वो जितने अंडे चाहता था उतने खरीद सकता था, लेकिन 2 काफ़ी होंगे। साथ ही उसे 2 प्योर मीट सॉसेज चाहिए थे, वे बेकार स्टार्च वाले सॉसेज नहीं। उसके आसपास के लोग उसके महंगे ऑर्डर से इम्प्रेस थे। जब जेम्स की महीने की सैलरी 5,000 थी तो वो 800 किराए पर खर्च करता था और खाने पर रोज 20 युआन खर्च करता था। 8 युआन का प्लेन जिनबिंग ने उसे कई बार भूख से बचाया था, लेकिन उसने कभी अंडे डालने की हिम्मत नहीं की। आज वो सब कुछ कर सकता था और एक खाने पर खूब पैसे खर्च कर सकता था। सिर्फ 15 युआन की कोई चीज़ खाने के लिए लाइन में लगना ही जेम्स के लिए एक लेवल अप था। वो चाहता था कि उसके आसपास के लोग उसके 2 अंडे और प्योर मीट सॉसेज देखकर जलन महसूस करें। ठीक वैसा ही हुआ। औरतें शर्मा गई और लड़के सोचने लगे कि वे कब इस तरह अपने अंडे और सॉसेज दिखा पाएंगे। अपनी गरीबी वाली जिंदगी से इतनी बड़ी छलांग लगाने के इस छोटे से स्टंट ने उसे सिस्टम से और 20,000 युआन दिला दिए। अच्छे खाने का मजा लेते हुए स्टॉल से दूर जाते हुए जेम्स ने अपने चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ खूबसूरत दोपहर का आनंद लिया। उसने खुद से वादा किया कि अगली बार वो अपने ऑर्डर में 5 अंडे लेगा। अपने स्टूडेंट के दिनों में वापस जेम्स इतना गरीब था कि नौकरी मिलने के बाद वो किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके पास ना सिर्फ पैसे कम थे, बल्कि उसका सारा समय चला गया था। आजकल उसे ये भी नहीं पता कि नॉर्मल लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं। बिना किसी मकसद के घूमते हुए वो खुद को एक जानी पहचानी बिल्डिंग के पास पाया। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जैसे जिमी न्यूट्रॉन को ब्रेन ब्लास्ट होता है। वो इसके बारे में कैसे भूल सकता था? अब जब उसके पास बहुत सारा पैसा था तो वो उन अमीर लोगों की तरह रह सकता था जो प्राइस टैग देखे बिना मॉल में शॉपिंग करते हैं। उसे आज रात गाओ वेन को डिनर पर ले जाना था और जहां तक उसे पता है आजकल हाई एंड रेस्टोरेंट ड्रेस कोड पर बहुत ध्यान देते हैं। उसकी अभी की अलमारी से काम नहीं चलेगा। उसके कपड़ों की क्वालिटी अमीर सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल नहीं थी। इसलिए वो मॉल में गया और उसने वो करने का फैसला किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। भीड़ के बीच उसने दुकानों और उनके स्टोर फ्रंट को बहुत कंफ्यूजन में देखा।
वो अनजाने में उन बड़े मॉल्स में से एक में घुस गया था जो लग्जरी की खुशबू से भरे थे। हर दुकान पर इंग्लिश में ब्रांड के नाम लिखे थे और उसे मुश्किल से समझ आ रहा था कि वो क्या देख रहा है। जेम्स इस जगह पर पैसे उड़ाने के इरादे से आया था और अब उसे ये भी नहीं पता था कि कहां से और कैसे शुरू करे। उसने तुरंत कोई जाना पहचाना ब्रांड ढूंढने की कोशिश की, जैसे एडिडास, लेकिन उस तरह की दुकानें इस मॉल के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं थी। जेम्स ने खुद को एक गंवार की तरह बेवकूफ़ी से इधर उधर देखने से रोका। अपने चीट कोड और लाइफ के बावजूद वो अभी भी छोटी सोच वाली चीज़ें देख रहा था, जबकि वो बिना किसी नतीजे की परवाह किए सब कुछ कर सकता था। वो लुइस वुइटन के प्रीमियम दिखने वाले स्टोर फ्रंट से अट्रैक्ट हुआ। स्टोर के अंदर मौजूद अटेंडेंट ने नए कस्टमर पर ध्यान दिया और जेम्स की मदद करने का काम एक दूसरे पर टाल दिया। सीनियर अटेंडेंट ने जेम्स को देखते ही पहचान लिया जैसे ही वो अंदर आया। कस्टमर सर्विस में अपने रिच एक्सपीरियंस की वजह से उसने नौजवान को उसके अभी के पहनावे से जज किया। उसके बाल प्रोफेशनली स्टाइल नहीं थे, उसने बेकार की चीज़ें पहनी हुई थीं, उसका फ़ोन एक पुराना मॉडल था और उसके ज़्यादातर कपड़े स्ट्रीट स्टॉल से डिस्काउंट वाले सामान थे। दूसरे शब्दों में, एक गरीब लड़का पकड़ा गया था। अटेंडेंट्स के बीच एक बिना कही बात का अग्रीमेंट था कि वे ऐसे किसी की मदद नहीं करेंगे जो कभी भी वो सामान अफोर्ड नहीं कर पाएगा जो वे बेच रहे थे। जेम्स को ये बात धीरे धीरे समझ आई जब वो अंदर आया और किसी भी अटेंडेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, उसने माना कि वो अभी एक गरीब लड़के जैसा दिख सकता है, लेकिन उनका घमंड बहुत साफ दिख रहा था और बदमाश था। इसलिए उसने आवाज़ उठाई और समझाया कि वो काम से थक गया था और उसके पास ब्राउज करने का समय नहीं था। वो बस 1,50,000 की कोई चीज़ लेना चाहता था और अपनी शॉपिंग ख़त्म करना चाहता था। लेकिन क्योंकि ये घमंडी सेल्स लेडीज़ अकड़ दिखाकर उसका समय बर्बाद करना चाहती थीं, तो शायद वो बगल वाले हरमे स्टोर में चला जाएगा। उसकी धमकी सुनकर अटेंडेंट्स घबरा गए। शायद उन्होंने गलती से एक कस्टमर को गलत समझ लिया था, इसलिए हर अटेंडेंट जल्दी से उस जवान आदमी की तरफ भागा। उन्होंने उसे प्याली मुस्कान दी और पूछा कि वो क्या ढूंढ रहा है। कुछ ने तो उसे बैठने और स्टोर के कलेक्शन को देखते हुए चाय पीने का भी ऑफर दिया। ये जेम्स के लिए पहला मौका था जब उसे पता चला कि पैसा सच में बोलता है और बहुत कुछ बोलता है। जब तक उसकी शॉपिंग खत्म हुई, वो पहले से ही चमकीले नए कपड़ों से सजा हुआ था। उसका ऑरा निस्संदेह बढ़ गया था। उसने ये भी सीखा कि लग्जरी स्टोर में अमीर लोगों के लिए सर्विस निस्संदेह फर्स्ट क्लास होती है। आपको अपने बैग खुद उठाने की भी ज़रूरत नहीं होती, कोई और आपके लिए उन्हें उठाता है। उसका सामान उठाने के लिए असाइन की गई लड़की ने खुशी खुशी और विनम्रता से उसे महीने के आखिर में एक ज्वेलरी अप्रिसिएशन इवेंट में शामिल होने के लिए इनवाइट किया और उसने वादा किया कि अगर उसके पास समय होगा तो वो आएगा। उसने ये भी प्रपोज किया कि सुविधा के लिए वे उसके बैग उसके घर पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उसे चीज़ें खुद करना पसंद था। ये कहकर उसने एक ताज़ा मुस्कान और शानदार एनर्जी के साथ लेडी से बैग ले लिए। लेडी ने शॉपिंग मॉल से बाहर निकलते समय सम्मान से उसे शुभकामनाएं दी। शिंग वोंग ने कुछ लेडीज़ को एलवी और हर्मेस जैसे बड़े लग्जरी ब्रांड्स खरीदने में असमर्थ होने के बारे में बात करते हुए सुना। उसने अपने वार्डरोब के सामान को देखा और मुस्कुराया। कल वो इतनी महंगी चीज़ खरीदने का सपना भी नहीं देख सकता था। आज वो और ज़्यादा खर्च करने का इंतज़ार नहीं कर सकता था। सिस्टम ने उसे अपनी पिछली सैलरी के 3 साल के बराबर पैसे एक बार में खर्च करते हुए देखा। ये उसकी पहली बड़ी उपलब्धि थी और इसके साथ उसे 6,60,000 का विन रिवॉर्ड मिला, या लगभग $90,000। सच में ज़्यादा खर्च करने से और भी ज़्यादा कमाई होती है। एक कंजूस गरीब लड़के से वो अब करोड़पति बनने से बस थोड़ा ही दूर था। उसे बस कड़ी मेहनत करनी थी और शानदार जिंदगी जीनी थी। जेम्स अब कंजूस नहीं हो सकता था, और अगर पहले वो कोई सस्ता फास्ट फूड चुनता था तो अब उसने शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट लिंग वे वेस्टर्न चुना। ऐसे रेस्टोरेंट के लिए हमारा हीरो बेशक सही कपड़े पहनकर गया। शायद अपनी जिंदगी में पहली बार उसका लुक चमकदार और शानदार था। एंट्रेंस पर ही उसका स्वागत एक खूबसूरत वेटरेस ने किया और उसने माननीय श्री हैंक को रिजर्व प्राइवेट रूम तक ले जाने की पेशकश की। जेम्स थोड़ा जल्दी आ गया था और गांव वैन अभी भी अपने काम में बिजी थी, इसलिए वो एंट्रेंस पर उसका इंतजार करने वाला था। लेकिन वेटरेस ने उसे भरोसा दिलाया कि उसके जैसे खास मेहमानों को यहाँ इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट रूम मेन हॉल से अलग था और वो वहाँ आराम कर सकता था, अपने दोस्तों का इंतजार करते हुए कुछ डेजर्ट खा सकता था। इतनी शानदार जगह पर ऐसा स्वागत शिंग वोंग के लिए काफ़ी अजीब था। सच में कपड़े ही इंसान की पहचान बनाते हैं। जब वो इस प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ तो डेजर्ट और चाय पहले से ही टेबल पर रखे थे और वो खुद ले सकता था। अगर उसे कुछ और चाहिए होता तो वो बस घंटी बजा सकता था। वेटरेस हमारे हीरो के आराम में खलल नहीं डालने वाली थी और वो अपने खाने का मजा ले सकता था। प्राइवेट रूम से नज़ारा सच में बहुत शानदार था। शाम का शहर खासकर बहुत अच्छा लग रहा था। ये पहली बार था जब जेम्स ने शहर को 40वीं मंजिल की ऊंचाई से देखा था।
आज के दिन हमारे हीरो को पक्का यकीन हो गया था कि जब तक किसी के पास पैसा है वो सबसे अच्छी सर्विस का मजा ले सकता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब तक आपके पास पैसा है आप ऐसी ऊंचाइयों पर खड़े हो सकते हैं जहां दूसरे नहीं पहुंच सकते। अब शिंग वोंग की वो सभी पुरानी कल्पनाएं और सपने आखिरकार सच हो सकते थे। लेकिन इन सब से पहले उसने जल्दी से घर कुछ पैसे ट्रांसफर किए, थोड़ा सा, ताकि उसके पिता को झटका न लगे। ये सिर्फ 1 लाख थे। अगर उसके पिता को पैसे के सोर्स के बारे में कोई सवाल होता तो हमारा हीरो आसानी से ये कह सकता था कि ये पार्ट टाइम जॉब से बचाए हुए पैसे हैं। ये बात मानने लायक होती और उसके माता पिता को ज्यादा शौक नहीं लगता। जब हमारा हीरो रेस्टोरेंट में आराम कर रहा था तब गाओ वेन पसीना बहा रही थी और कड़ी मेहनत कर रही थी। वो कस्टम डांस कर रही थी और डोनेशन की बारिश हो रही थी, जिससे उसे आराम करने का समय नहीं मिल रहा था। उसके ब्रॉडकास्ट पर इतने ज्यादा व्यूज आने का एक कारण था। आप जानते हैं मेरा मतलब क्या है? जेम्स ने लोकेशन और रेस्टोरेंट का नाम भेजा, लेकिन जाहिर है उसने मैसेज नहीं पढ़े क्योंकि वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। फैंस उसे एक के बाद एक डोनेशन रॉकेट भेज रहे थे और गाओ वेन उन सभी की शुक्रगुजार थी। लेकिन अब इसे खत्म करने का समय था। आज के लिए बस इतना ही था और दर्शक कल फॉलोअप देख पाएंगे। आखिरकार ये पागलपन खत्म हुआ और एक थकी हुई और पसीने से लथपथ वेन बैठकर आराम कर सकी। बदकिस्मती से उसके लिए आराम का ये मनचाहा पल ज्यादा देर तक नहीं रहा। लगभग तुरंत ही उसकी दोस्तें आ गई। वे साथ में डिनर पर जाना चाहती थी। गाओ वेन को उन्हें निराश करना पड़ा क्योंकि शाम के लिए उसके अपने प्लान थे। उसकी एक दोस्त को तुरंत शक हुआ कि कुछ चल रहा है और गाओ वेन उससे एक बहुत जरूरी बात छिपा रही है। वो किसके साथ डिनर पर जाने वाली थी? क्या उसका कोई अमीर फैन था? वेन को उसे निराश करना पड़ा। उसे बकवास करना बंद कर देना चाहिए। वो इस लड़के को खुद जानती है, ये बस जेम्स है। दोस्तें हैरान थी कि गाओ वेन अभी भी इस लूजर के बारे में सोचती है और काम के बाद उससे मिलने के लिए राजी हो गई। उसे निश्चित रूप से उसके लिए फीलिंग्स है, चाहे वो इसे कितना भी छिपाने की कोशिश करे। गाओ वेन ने फिर से उन्हें बकवास करना बंद करने की सलाह दी। वो बस उसकी शुक्रगुजार है कि गाओ वेन ने कंपनी में ऑपरेटर रहते हुए उसकी बहुत मदद की थी। अब जब उसने कंपनी छोड़ दी है तो ये बस एक फेयरवेल डिनर है। इसके अलावा वो ट्रीट देगा। ये सुनकर कि वो ट्रीट देगा, लड़कियां भी उसके साथ जाना चाहती थी। ये कोई डेट नहीं थी, इसलिए गाओ को कोई दिक्कत नहीं थी। इसके अलावा वे शायद कुछ सिंपल खाएंगी और ये जेम्स के लिए ज़्यादा महंगा नहीं होगा। लेकिन अगर दोस्तों को कुछ महंगा चाहिए होता तो वे उसके लिए अलग से पैसे देती। सुनहरे बालों वाली दोस्त को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उसका दिन लंबा था और वो खुद को थोड़ा ट्रीट देना चाहती थी। रिया भी जाना चाहती थी और दूसरों का फायदा बिल्कुल नहीं उठाना चाहती थी। कम से कम उसने यही कहा। असल में रिया बस जानती थी कि जेम्स इतना कंजूस है कि उसने अपने पैनकेक में एक अंडा भी नहीं डाला। वो बहुत उत्सुक थी कि वो उन्हें डिनर के लिए किस तरह के फैंसी रेस्टोरेंट में ले जाएगा। बेशक गाओ वेन अपने लालची दोस्तों का मन नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए उसने सुझाव दिया कि मेकअप हटाने के बाद वे पार्किंग लॉट में मिले। जल्द ही वे एक साथ पार्किंग लॉट में गए जहां गाओ वेन की बिल्कुल नई कार पार्क थी। उस शाम वे भाग्यशाली थे और किसी ने उसे ब्लॉक नहीं किया। जैंग चिंगचिंग को यह मानना पड़ा कि हाल ही में उसके लिए एबी एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलना मुश्किल हो गया था और उसे नहीं पता था कि वो कब ऐसी ही कार खरीद पाएगी। गाओ वेन ने सुझाव दिया कि वो डांस ड्रीमर बनने की कोशिश करे, लेकिन जोंग चिंगचिंग खुद को अच्छी तरह जानती थी। ये उसके लिए बहुत थकाने वाला था। आखिरकार उसमें गाओ वेन की तरह सुबह से रात तक डांस करने की हिम्मत नहीं थी। इसके बजाय उसकी रणनीति थी कि कोई अच्छा बड़ा भाई उसे प्रपोज करे और उसे इस बेकार इंडस्ट्री से बाहर निकाले। रिया ने तुरंत उसे जमीन पर ला दिया। जांग चिंगचिंग अपनी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चाहती थी। ये अच्छा था कि बड़े लोगों ने उसका फायदा नहीं उठाया। फिर भी वो उनमें से किसी के आने का सपना देखती थी जो उसे बचाए। जांग चिंगचिंग बस थोड़ा सपना देखना चाहती थी। रिया को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, वो जो चाहे सपना देख सकती थी। लेकिन क्या वो इतनी भोली हो सकती थी और ये मान सकती थी कि गाओ वेन ने सिर्फ स्ट्रीमिंग सर्विस पर डांस करके खुद के लिए एक फैंसी कार खरीदी थी? शेरा को पक्का यकीन था कि वो कई बड़े लोगों के साथ सोई होगी, नहीं तो वो निश्चित रूप से सिर्फ अपने क्यूट लुक की वजह से टॉप 1 कंपनी स्टार नहीं बनती। आखिरकार अपने सभी गंदे अंदाजों के बाद शेरा को होश आया और उसने पूछा कि वे डिनर के लिए कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही गाओ वेन ने चेक करने के लिए अपना फोन निकाला, वो अपने चेहरे पर अजीब से हैरान करने वाले भाव के साथ जम गई। शेरा ने घमंड से टिप्पणी की। उसे पक्का यकीन था कि वो जगह इतनी घटिया थी कि उसकी प्यार में डूबी दोस्त भी हैरान थी। लेकिन वो गलत थी। जिस जगह उन्हें बुलाया गया था उसका नाम लिंग वाई था और उसी नाम का एक रेस्टोरेंट था। ये जिंग वू बिल्डिंग में था। ये रेस्टोरेंट 3 मिशेलिन स्टार वाला एक सुपर फेमस और पॉपुलर रेस्टोरेंट होने के लिए जाना जाता था। ऐसी जगह पर सबसे मामूली डिनर की कीमत भी प्रति व्यक्ति 3000 से ज्यादा थी। लेकिन ये भी मुख्य समस्या नहीं थी। समस्या ये थी कि जगह की पॉपुलैरिटी की वजह से रिजर्वेशन मिलना
करना बहुत मुश्किल था। गांव वैन को ये कल्पना करना मुश्किल लगा कि जेम्स जैसा कंजूस उन्हें वहां बुला सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे चुपके से प्रमोशन मिल गया हो और इसीलिए उसने अपनी पिछली नौकरी छोड़ दी हो? रिया ने मान लिया कि ये उसी बिल्डिंग में कोई सस्ता रेस्टोरेंट होगा। कुछ लोगों को दिखावा करने और दूसरों को भ्रमित करने के लिए फेमस जगहों के पास लोकेशन पोस्ट करना पसंद होता है। गांव वैन को अपनी जलने वाली दोस्त पर विश्वास नहीं हुआ और उसने उसे इतनी जल्दी जज न करने की सलाह दी। जहां तक वो जानती है, जेम्स उस तरह का घमंडी इंसान नहीं है, लेकिन रिया को अभी भी यकीन था कि जेम्स जल्द ही खुद को शर्मिंदा करेगा और गांव वैन उसके बारे में अपनी गलत राय बदल देगी। आखिरकार वे कार में बैठे और जाने के लिए सहमत हो गए और रात में बिना ट्रैफिक वाले शहर में वे काफी तेजी से गाड़ी चला रहे थे। जांग चिंगचिंग को यह मानना पड़ा कि हाउ की नई कार स्थिर थी और उसमें मजबूत शॉक रेजिस्टेंस था, जिसकी उसकी पुरानी कार में बिल्कुल कमी थी। रिया अपनी प्रतिक्रिया में ज्यादा संयमित थी। उसने अपनी दोस्त को अपने मौके का फायदा उठाने की सलाह दी। वो एक ब्यूटी ब्लॉगर है और उसके लाइव स्ट्रीम पर बहुत से अमीर लोग होते हैं जिनसे उसे कुछ रिसोर्स मिल सकते हैं। उसे बस अपना कॉलर थोड़ा नीचे करना है और नरम आवाज में बात करनी है। फिर गिफ्ट्स की बारिश होगी, चाहे वो डांस हो या ब्यूटी। उसे बस अपने स्टैंडर्ड्स थोड़े कम करने हैं और अमीर फैंस गिफ्ट्स के रॉकेट भेजेंगे। फिर जांग चिंगचिंग को एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि जांग चिंगचिंग को खुद ऐसे ऑफर बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसके अलावा उसके ज्यादातर दर्शक लड़कियां थी। रिया जोर नहीं डालने वाली थी। अगर ये उसे सूट करता है और वो ऐसे तरीकों का सहारा लिए बिना पैसे कमा सकती है तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बिना किसी वजह से ऐसी चीज का सहारा लेना चाहता है। रिया ने यह भी सोचा कि कोई अमीर लड़का सच में उससे शादी करना चाहेगा और फिर वो बिना किसी पछतावे के फुल टाइम हाउसवाइफ बनने के लिए तैयार हो जाएगी। अब उसे बस एक ही बात परेशान कर रही थी कि गाओ वैन चुप थी। क्या वो सच में उन सभी को नीचा देख रही थी? लेकिन जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, गाओ वैन ने बोलना शुरू किया। वो थोड़ा अलग सोचती थी। अगर कोई जोड़ा सिर्फ कुछ समय के आकर्षण की वजह से साथ है और लड़की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, तो वो परिवार में कमजोर स्थिति में होगी और उसे बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। और फिर जिस तरह से वो अमीर आदमी उसके साथ रहता है, उसी तरह वो किसी और के साथ भी रह सकता है। इसलिए जब तक किसी आदमी के पास पैसा है, उसके आसपास हमेशा जवान लड़कियां रहेंगी जिन्हें वो अपनी मर्जी से बदल सकता है। ये ऐसी स्थिति नहीं थी जिसमें गाओ वैन रहना चाहती थी। रिया को उसकी बातें बहुत ईमानदार नहीं लगी। वो चाहती थी कि हॉर्न दिखावा करना बंद कर दे। आखिरकार वो असल में दूसरों से ज्यादा भड़काऊ तरीके से डांस करती है। अपने लाइव स्ट्रीम पर असल में गाओ वैन सिर्फ आत्मनिर्भर बनना चाहती थी और जितना हो सके उतना कमाना चाहती थी, जब तक वो कमा सकती थी। एक आदमी उसे धोखा दे सकता है, लेकिन पैसा कभी नहीं। आखिरकार वे रेस्टोरेंट के नीचे पार्किंग लॉट में पहुंचे और हॉर्न आत्मविश्वास से आगे बढ़ी, लेकिन जान कियान ने उसे जल्दी से रोक दिया, उस जगह का पता दोबारा चेक करने के लिए जहां जेम्स ने उन्हें बुलाया था। हॉर्न की ज्यादा मासिक आय के बावजूद भी वो शायद यहां ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहेगी। क्या होगा अगर जेम्स ने उसे गलत पता दिया हो? शेरू उससे पूरी तरह सहमत थी। उसके लिए एक महंगे रेस्टोरेंट में जाना और फिर शर्मिंदा होकर वापस आना शर्मनाक था, क्योंकि उनके पास वहां रिजर्वेशन नहीं था। क्या होगा अगर उनके किसी दर्शक ने उन्हें पहचान लिया और उसका वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, और फिर वे अपने फॉलोअर्स खो देंगे? इसलिए गाओ वैन ने पक्का पता लगाने के लिए हैंक को कॉल करने का फैसला किया, लेकिन उसे सिर्फ डायल टोन मिली और जेम्स ने जवाब नहीं दिया। रिया ने मन ही मन उस पर व्यंग्य से हंसा, ये सोचकर कि ये पूरी तरह से गाओ की गलती थी कि वो दिखावा करने वालों के साथ घूम रही थी और इस सब में फंस रही थी। और दूसरी ओर गाओ वैन ने सोचा कि जेम्स बस व्यस्त है और इसलिए जवाब नहीं दे रही। रिया ने फिर से अपनी अच्छी दोस्त का नकाब पहना और सुझाव दिया कि शायद कुछ हुआ हो। किसी भी मामले में जेम्स जानबूझकर उसके साथ गड़बड़ नहीं करेगा, नहीं तो अभी भी ऊपर जाकर चेक करना सही रहेगा, क्योंकि वे यहाँ हैं। रिया बस इस टॉप 1 रेस्टोरेंट को देखने के लिए उत्सुक थी और ये देखने के लिए कि जेम्स के साथ कहानी कैसे खत्म होगी। हॉर्न ने अपने दोस्तों को लिफ्ट लेने के लिए बुलाया, ये सोचते हुए ये सिटी एक बहुत महंगा रेस्टोरेंट है, भले ही वो इसे अफोर्ड कर सकती है, लेकिन जेम्स अपनी छोटी सैलरी के साथ शायद नहीं कर सकता, इसीलिए वो आमतौर पर इतना कंजूस रहता है। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। क्या होगा अगर वो सिर्फ मजाक कर रहा था? उस केस में उसे पूरे डिनर का पेमेंट खुद करना पड़ेगा। एंट्रेंस के पास पहुंचकर गाओ वैन हिचकिचाते हुए आसपास देखा। जब उसने उसे मेन हॉल में नहीं देखा तो वो घबरा गई। जेम्स फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहा था? उसने बार बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। अचानक एक वेट्रेस उनके पास पीछे से आई और पूछा कि क्या उन्होंने रिजर्वेशन करवाया है। हैन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, लेकिन रिया ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ। अब गाओ वैन के पास कोई चारा नहीं था सिवाय ये कहने के कि रिजर्वेशन जेम्स बॉन्ड के नाम पर होना चाहिए। रिया ये जानकर खुश हो रही थी कि उसकी कंपनी में एक ऑपरेटर की सैलरी सिर्फ 5000 है। इस रेस्टोरेंट में एक डिनर में
उसकी 3 महीने की सैलरी लग सकती है, और वो ये देखने का इंतजार नहीं कर पा रही थी कि हैन इस कड़वी सच्चाई का सामना कैसे करेगी। लेकिन अचानक उसकी सभी उम्मीदों के विपरीत वेट्रेस ने उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहा, क्योंकि मिस्टर जेम्स लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे थे। रिया बस शॉक रह गई, क्या ये सच में सच है? जैसे ही वेट्रेस उन्हें उस प्राइवेट रूम में ले गई जहां जेम्स उनका इंतजार कर रहा था, रिया ये देखकर जल रही थी कि गाओ विन कितनी लकी है। कंपनी उसे रिसोर्स देती है और उसने टॉप 1 की पोजीशन पर मजबूती से कब्जा कर लिया है, सबको बहुत पीछे छोड़ दिया है। शेरा को खुद दूसरी पोजीशन से संतोष करना पड़ा। लेकिन जैसे कि ये काफी नहीं था, हर तरह के लोग हैं जो गाओ विन का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि जेम्स जैसा लूजर भी उसके लिए इतना खर्च करने को तैयार था। रिया को यकीन था कि आखिर में उसके पास न पैसे बचेंगे न कोई लड़की, लेकिन वो चाहती थी कि काश वो हैन की जगह होती। लेकिन फिर रिया निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को मौका नहीं देती जो अमीर होने का दिखावा करता है। वेट्रेस उन्हें लिफ्ट तक ले गई और उन्हें सबसे ऊपरी मंजिल पर भेज दिया। अब जान कियान को सच में चिंता होने लगी कि हो सकता है कि उसी नाम का कोई और व्यक्ति वहां उनका इंतजार कर रहा हो। उसके लिए यह सोचना भी मुश्किल था कि अगर वे सब कुछ गलत समझ लें तो कितनी शर्मिंदगी होगी। जहां तक उसे पता है, ये लिफ्ट यहां सिर्फ वीआईपी क्लाइंट्स के लिए है, ताकि उन्हें प्राइवेट रूमों वाली टॉप फ्लोर पर पहुंचने में आसानी हो। बस बात यह है कि ऐसे रूम की बुकिंग की कीमत शाम के लिए प्रति व्यक्ति 10,000 तक जाती है। अब रिया को यकीन था कि उसी नाम का कोई और व्यक्ति वहां उनका इंतजार कर रहा था। उसकी राय में ये जेम्स के लिए बहुत ज्यादा था। उसे अपनी पूरी 3 महीने की सैलरी खर्च करनी पड़ती, और वो भी तब जब वो कुछ खाता पीता नहीं। भले ही वो सच में वही हो, उसे ये देखने की उत्सुकता थी कि जब वो देखेगा कि वे तीनों आए हैं तो वो खुद को कैसे संभालेगा। उसे ये मानना पड़ा कि जेम्स सच में बहुत स्मार्ट है, क्योंकि उसने सही समय चुना जब उसी नाम के किसी व्यक्ति ने रेस्टोरेंट में सीट रिजर्व की थी और उन्हें यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए बुलाया था। लेकिन ये पूरा शो जल्द ही खत्म हो जाएगा और वो उसे बाहर ले आएगी। आखिरकार वे 40वीं मंजिल पर पहुंचे, जहां एक अच्छी वेट्रेस जो तीनों से ज्यादा अच्छी दिख रही थी, उसने उन्हें अंदर आने और बैठने के लिए कहा। गाओ वेन को सिर्फ एक बात परेशान कर रही थी कि जेम्स यहाँ कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन चियान चियान इससे परेशान नहीं थी और तुरंत इतने शानदार रेस्टोरेंट में तस्वीरें लेने लगी। लॉबी में तस्वीरें लेने की इजाजत नहीं थी, लेकिन प्राइवेट कमरों में तस्वीरें लेना अभी भी मुमकिन था। चियान चियान ने तय किया कि चाहे वे आज रात यहाँ खाना खाएं या नहीं, अगर वो अच्छी तस्वीरें ले पाती है तो इसे एक अच्छी रात माना जाएगा, जैसे कि उसने यहाँ खाना खाया हो। रिया ने उसके उत्साह में साथ नहीं दिया और उसे उसके साथ शामिल होने की कोई जल्दी नहीं थी। चियान चियान बाद में ये तस्वीरें पब्लिश करने वाली थी। आखिरकार किसी को पता नहीं चलेगा कि वो किन हालात में यहाँ आई थी। वैसे भी रिया अभी भी संतुष्ट नहीं थी। उसे अभी भी लगता था कि जेम्स सिर्फ एक बदमाश है जिसने मेहमानों को बुलाया और खुद नहीं आया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, चियान चियान ज़्यादा अच्छा समय बिता रही थी, ये पहचानते हुए कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया था, और ये महसूस करते हुए कि उसे शायद दूसरा मौका ना मिले। उसने ज़्यादा तस्वीरें लेने के लिए इसका पूरा फ़ायदा उठाया। आखिरकार रिया का सब्र खत्म हो गया और उसने गाओवेन से पूछा कि जेम्स ने उससे क्या कहा था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त खुद को बेवकूफ़ बनाए अगर ये कोई गलतफहमी निकली। गाओवेन को भी शक होने लगा था कि एक आम ऑफिस वर्कर ऐसी जगह खाना खाने का खर्च उठा सकता है। वो जाने ही वाली थी कि एक वेट्रेस एक दरवाजे पर आई और मिस्टर जेम्स को जगाने लगी जो वहां सो रहे थे। रिया खुश हुई कि उसे पता था और अब गाओवेन की बेइज्जती होगी, लेकिन जेम्स ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो बस उनके लिए इतनी देर तक इंतजार कर रहा था कि उसे नींद आ गई, और जब वो उठा तो उसने 4-5 मिस कॉल देखे और अब उसे उम्मीद थी कि उन्होंने कम से कम ज्यादा इंतजार नहीं किया होगा। उसके लिए तरसते हुए उसने तुरंत वेट्रेस से लड़कियों को खाना सर्व करने के लिए कहा। एक हुडी पहने गरीब लड़के से डिजाइनर कपड़े पहने अमीर लड़के में उसका रूप बदलना चौंकाने वाला था, खासकर गाओवेन के लिए जिसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। चियान चियान ने तुरंत अंदाजा लगाया कि उसके ब्रांडेड कपड़ों की कीमत काफी ज्यादा होगी। सिर्फ जैकेट की कीमत ही $5 और $5,500 से ज्यादा थी। रिया जलन से जल रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि ये लड़का इतना अमीर कैसे हो सकता है। क्या उसे किसी अमीर रिश्तेदार से पैसा विरासत में मिला था? उसे गुस्सा आ रहा था कि ऐसा लूजर इतना किस्मत वाला था, और उसे इस बात पर और भी गुस्सा आ रहा था कि वो खुद को छिपाने में इतना माहिर था। जेम्स ने सबसे पहले गाओवेन को ग्रीट किया और फिर उसकी दोस्तों को। चियान चियान को उसने तुरंत पहचान लिया, लेकिन रिया को नहीं, और उसे अपने परिचय खुद देना पड़ा। बेशक उसने अपने सारे आकर्षण का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसे ब्यूटी फिल्टर वाला उसका वीडियो याद था और वो हैरान था कि असल में वो इतनी अलग थी। उसे पता था, उसने ये कहकर सफाई दी कि ये आज के उसके हल्के मेकअप की वजह से था, लेकिन अंदर से वो अपनी हार पर बहुत गुस्से में थी। बेशक किसी ने ये नहीं देखा और गाओवेन ने बेफिक्री से समझाया कि वो काम के बाद अपने सहकर्मियों को अपने साथ ले आई थी, लेकिन अगर उसे बुरा लगा तो वे जा सकते हैं। ठीक उसी समय बहुत सारे वेटर बहुत सारी डिश लेकर आए। बेशक रेस्टोरेंट की सबसे महंगी डिश, जिससे गाओवेन काफी हैरान थी। महंगी वाइन देखकर उसे एहसास हुआ कि इस रेट पर वो भी ऐसे डिनर का बिल नहीं दे पाएगी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि जेम्स क्या कर रहा था और वो इस तरह पैसे क्यों बर्बाद कर रहा था। चियान चियान ने ईमानदारी से बताया कि उसे उससे जलन हो रही थी, क्योंकि उसे जरूर कोई पारिवारिक बिजनेस विरासत में मिला होगा।
और इसलिए वो अपनी नौकरी छोड़ने का खर्च उठा सकता था और ऐसा फैंसी डिनर कर सकता था, जिस पर गाउवेन कहती है, लेकिन पक्का पता नहीं है। सामने दावत को देखकर जेम्स बहुत निराश था। उसे इस यप्पी खाने की भूख नहीं थी। ये देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन ये उसके लिए बहुत ज्यादा था। उत्साहित झानझान छान ने दावत की पहली तस्वीर लेने की इजाज़त मांगी। जेम्स ने खुशी खुशी उसे अपना काम करने दिया। खुद एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते झानझान छान काफ़ी अच्छी फोटोग्राफर थी और तस्वीरें शानदार थीं। स्थिति से परेशान होकर रिया ने गाउवेन से पूछा कि असल में क्या हो रहा है और क्यों इस आदमी के पास इतना कैश है। खैर, गाउवेन और जेम्स कभी भी सच में करीब नहीं थे। काम से जुड़ी चीज़ों के अलावा उन्होंने कभी बातचीत नहीं की थी। वो कुछ प्रभावी मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए जिम्मेदार था। हालांकि उसे सादगी से रहते हुए भी याद था, लेकिन शायद वो सिर्फ एक लो प्रोफाइल व्यावहारिक और अमीर दूसरी पीढ़ी का किसी बड़े ग्रुप का बेटा था। शायद वो नहीं चाहता था कि कोई लड़की खाने का बिल दे, इसलिए उसने अपनी असली दौलत दिखाने का फैसला किया। फिर भी टेबल पर स्वादिष्ट खाने से असंतुष्ट जेम्स ने वेट्रेस को बुलाकर कुछ और देसी खाना लाने का अनुरोध किया। झानझान छान ने उत्साह से उसका साथ दिया और सहमत हुई कि महंगे खाने पेट नहीं भरते, वे सिर्फ तस्वीरों के लिए अच्छे लगते हैं। अगर आप एक सोशलाइट हैं तो वेट्रेस ने धीरे धीरे पके हुए ब्लैक ट्रफल बीफ रिब्स, पाइनएप्पल मंकफिश लिवर और कई और विदेशी व्यंजनों के नाम बताए जो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। सिर्फ ये नाम सुनकर ही उसकी भूख मर गई थी। वो बस कुछ तेज आंच पर पका हुआ खाना चाहता था। कुछ इंपोर्टेड केकड़ा, इंपोर्टेड बीफ और मेमने के टुकड़े काफ़ी होंगे। लड़कियों ने कभी किसी को इतने महंगे रेस्टोरेंट में इस तरह से ऑर्डर करते नहीं देखा था। नाराज जिन्वो ने बीच में टोकते हुए कहा कि अगर उसे आरामदायक खाना चाहिए था तो उन्हें फ्रेंच रेस्टोरेंट में नहीं आना चाहिए था। उसे लगने लगा था कि वो अमीर परिवार से नहीं आया है, बल्कि उसने हाल ही में दौलत हासिल की है। जेम्स ने अपना ऑर्डर जारी रखा और ग्रिल्ड किडनी और बारबेक्यू सीखें जोड़ दी, जैसे वो किसी स्ट्रीट स्टॉल पर हो। वेट्रेस को जल्दी से माफ़ी मांगनी पड़ी क्योंकि उसने जोर दिया कि वे सिर्फ रेस्टोरेंट के सेट मेन्यू आइटम ही रखते हैं। तभी जेम्स ने वेट्रेस से कहा, क्या तुम मैनेजर को बुला सकती हो? जिस पर वेट्रेस ने कहा, आप थोड़ी देर वेट करो। लेकिन तभी वेट्रेस शॉक होते हुए कहती है कि ये लड़का मजाक नहीं कर रहा था, और हम देखते हैं कि चश्मा पहने एक मोटा आदमी आया और खुद को उस जगह का मैनेजर बताया। वेट्रेस की तरह उसने भी माफ़ी मांगी क्योंकि वे एक फ्रेंच रेस्टोरेंट के तौर पर अपना नाम बनाए रखना चाहते थे। उस नौजवान को मना होते देखकर रिया बहुत खुश हुई। मन ही मन जेम्स को गंवार भी कहा। उसने उसकी हल्की मुस्कान देखी और उस पर ध्यान दिया। फिर भी वो सच में एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में बारबेक्यू खाना चाहता था, इसलिए उसने खाने के लिए 3 लाख रुपए का ऑफर दिया और अगर उसकी रिक्वेस्ट पूरी होती है तो टिप के तौर पर 50,000 एक्स्ट्रा देने का वादा किया। इतनी बड़ी रकम सुनकर मैनेजर को फैसला लेना पड़ा। इतनी अजीब ऑफर सुनकर लड़कियां भी हैरान रह गईं। उन्होंने देखा कि कैसे इज्जतदार मैनेजर एक आज्ञाकारी पिल्ले में बदल गया और वीआईपी से और कोई रिक्वेस्ट पूछी। मैनेजर को अपनी मांगों के आगे झुकते देखकर उसे उसकी खोई हुई हिम्मत की याद में कुछ किडनी सुशीमी देने का वादा किया। बहुत भरोसेमंद दिखते हुए मैनेजर ने तुरंत इंस्ट्रक्शंस देने का वादा किया। सिस्टम ने उसे बेशर्मी से काम करते हुए, डाइनिंग एटिकेट्स को नज़रअंदाज करते हुए और रेस्टोरेंट के नियम बदलते हुए देखा और उसने उसे इनाम के तौर पर 5 लाख रुपए दिए। ये सिस्टम अंदरूनी झगड़ों को सुलझाने में सच में बहुत काम आ रहा था। उसने लड़कियों से कहा कि डाइनिंग आराम करने और पेट भरने के बारे में होनी चाहिए, इसलिए उन्हें इसे सही तरीके से करना चाहिए। जिस पर झानझान छान खुशी खुशी मान गई। वो एक हाई एंड रेस्टोरेंट में सर्व किए गए स्ट्रीट फूड की तस्वीरें अपलोड करने का इंतजार कर रही थी, जिससे उसे और पॉपुलैरिटी मिलनी थी। कुछ मिनट बाद सर्वेंट्स प्राइवेट डाइनिंग रूम में आए और धीरे धीरे ऑर्डर दिए गए। हालांकि ये नॉर्मल स्ट्रीट फूड होना चाहिए था, लेकिन रेस्टोरेंट ने इसे ऐसा बना दिया कि ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। ये शानदार खाना देखकर झानझान छान को यकीन हो गया कि पैसा बोलता है, चाहे हालात कुछ भी हो। वो बस सबको बताना चाहती थी कि उसने एक 3 स्टार मिशेलिन फ्रेंच रेस्टोरेंट में बारबेक्यू सीख खाई है, जो बीजिंग की सबसे ऊंची बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर है। आखिरकार वीआईपी और औरतों ने अपना डिनर शुरू किया। जब तक वे खाना खत्म करते, सीखें टेबल पर करीने से लगी हुई थीं और सीखों पर लगा मांस लगभग पूरा खा लिया गया था। जेम्स बहुत ही नज़ाकत से अपना मुंह पोंछा और ये कहकर चला गया कि उसे रेस्ट रूम जाना है। जैसे ही वो टेबल से उठा, औरतें अंदाज़ा लगाने लगीं कि वो सच में कितना अमीर है। सिर्फ उसके कपड़ों की कीमत ही कम से कम 22,000 होगी। जेम्स ने यह आइडिया दिया कि वो सिर्फ प्रोडक्शन कंपनी में काम करता था, क्योंकि वो गाओवेन के करीब आना चाहता था। लेकिन उसे लगा कि वो बस लोकी रहने की कोशिश कर रहा था और एक नॉर्मल नौकरी कर रहा था, और अब जब वो बाहर है तो उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल लोग जलन महसूस किए बिना नहीं रह सके कि कुछ अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिसों को जैसा चाहें वैसा जीवन जीने का मौका मिलता है। बहुत ज़्यादा उत्सुक रिया ने गाओवेन से पूछा कि क्या वो खर्च से प्रभावित हुई और क्या उसे जेम्स पसंद आया। अगर तुम कियान कियान से पूछती तो वो ज़रूर हाँ कहती।
सिर्फ डिनर के लिए इतनी शानदार मेहमान नवाजी और खर्च देखकर उसका दिल खुश हो जाता। रिया ने सोचा कि गाओवेन को जेम्स के बारे में पहले से पता होगा और वो उसे अपने पास रख रही थी कि वो अपने टॉप डोनर में दिलचस्पी नहीं ले रही थी, क्योंकि उसकी नज़रें शुरू से ही एक बड़ी मछली पर थीं। लेकिन उसने कसम खाई कि उसे कोई आइडिया नहीं था, वे साथ काम करते समय भी करीब नहीं थे, उनके बीच कभी कोई प्राइवेट बातचीत नहीं हुई और उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो आज रात से पहले इतना अमीर था। उसे बस इतना पता था कि जेम्स का काम करने का तरीका बहुत अच्छा था। वो महत्वाकांक्षी और मेहनती था, अक्सर ओवरटाइम करता था। रिया ने मान लिया कि गाओवेन को सच में कोई आइडिया नहीं था। उसने ये संभावना भी जताई कि ये सब दिखावा नकली था। बहुत से लोग लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए अमीर होने का नाटक करते हैं। कुछ लाइव स्ट्रीम के टॉप डोनर भी ऐसा ही करते हैं। ये लोग तो यहाँ तक चले जाते हैं अगर वे सच में अपनी लड़कियों को बिगाड़ने के लिए कर्ज ले रहे थे। जिस पर कियान कहती हैं कि हमें जेम्स की एक्टिंग स्किल्स की तारीफ करनी चाहिए थी। इस बीच रिया और कियान को अचानक ये आइडिया आया कि वे ये पता लगाएं कि लड़का सच में अमीर है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। गाओवेन ने तुरंत इस दखल देने वाले आइडिया को मना कर दिया। उस लड़के ने उन्हें एक दिलचस्प और महंगे डिनर पर ट्रीट दिया था। कम से कम वे उस पर शक करना तो बंद कर सकते थे कि वो धोखेबाज है। रिया ने समझाया कि गाओवेन एक आदमी के लिए अपनी कीमत को कम आंक रही थी। आजकल एक आम इंसान एक पॉपुलर स्ट्रीमर से जुड़कर बहुत कुछ हासिल कर सकता है। धोखेबाज लोग ऐसे ही काम करते हैं। वे आपको अपनी बातों में फंसाते हैं, आपको खास महसूस कराते हैं और एक बार जब आप इमोशनली उनसे जुड़ जाते हैं तो वे अपना असली रंग दिखाते हैं और उस समय बाहर निकलना बहुत देर हो चुकी होगी। गाओवेन का अपने काम के दोस्त के साथ कुछ भी रोमांटिक करने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ इसलिए कि उसे डिनर पर ले जाया गया था। हालांकि रिया ने आखिरकार अपनी बात रखी और कियान से कहा कि वो बस उसका साथ दें, क्योंकि वे जेम्स की हैसियत का पता लगा रही थी। चारों लोगों ने डिनर खत्म किया और पार्किंग एरिया की ओर चले गए। अगर जेम्स सच में अपनी अमीरी का दिखावा कर रहा था तो गाओवेन खुशी खुशी आज रात का सारा खर्च उठा लेगी। वो नहीं चाहती थी कि एक मेहनती आदमी ऐसे धोखे वाले रास्ते पर जाए। उसे सच में विश्वास था कि एक ईमानदार और सादे जीवन में कुछ भी गलत नहीं है। कियान ने जेम्स से पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। जेम्स ने ईमानदारी से कहा कि वो जन्म से ही सिंगल है, रोमांस के मामले में हमेशा अकेला है। वो उस जवाब से हैरान थी। उसे उम्मीद रही होगी कि वो एक खिलाड़ी की तरह जवाब देगा, लेकिन जेम्स अपने करियर पर इतना ध्यान दे रहा था कि उसके पास डेटिंग के बारे में सोचने का मुश्किल से ही समय था। कॉर्पोरेट गुलाम होना काफी मुश्किल था, लेकिन कम से कम उसे पैसे तो मिलते थे। अगर इसमें प्यार में पागल होना भी जोड़ दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा परेशानी होगी। सिर्फ दूसरे इंसान की देखभाल के बारे में सोचना, जबकि वो मुश्किल से खुद की देखभाल कर पाता था, डरावना था। चूंकि अभी सिर्फ 9:05 हुए थे, रिया ने प्रस्ताव दिया कि वे शाम को एक बार में बिताएं। उसने उन्हें कुछ ड्रिंक्स पिलाने का भी ऑफर दिया। रिया उस बार की रेगुलर थी, जो इंटरनेट सेलिब्रिटीज से भरा एक बार था, जहां वे नेटवर्किंग कर सकते थे। इसमें कोई नुकसान न देखते हुए जेम्स मान गया और इसलिए वे अपनी अगली मंजिल की ओर चले। वहीं जेम्स कार में बैठे हुए ये सोचे बिना नहीं रह सका कि अब जब उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ कैपिटल है तो शायद वो भविष्य में अपनी खुद की मीडिया कंपनी खोल सकता है। ऑपरेशंस चलाने में उसका बैकग्राउंड उस फील्ड में मदद कर सकता है। साथ ही वो इंटरनेट सेलिब्रिटीज से भी जान पहचान बढ़ा सकता है। ऐसा करके वो इंडस्ट्री का अगला टाइटन बन सकता है, जिसके हाथों में हर तरह के एसेट्स होंगे। बार में पहुंचने पर रिया ने उन्हें बताया कि वो हर किसी के लिए सिर्फ 2 ड्रिंक्स ही अफोर्ड कर सकती है। ये पार्टी के लिए बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये रात सिर्फ बाहर घूमने और मजे करने के बारे में थी। पार्किंग एरिया में हर तरह की लग्जरी गाड़ियां लाइन से खड़ी थीं। उनके ड्राइवर जाहिर तौर पर अमीर थे। इस बीच जेम्स उस मशहूर फ्यूग बार में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था, जिसके बारे में उसने बहुत कुछ सुना था। जैसे ही वे अंदर गए, उनका स्वागत एक लाइव डीजे के तेज म्यूजिक से हुआ, जो बूथों और डांस फ्लोर पर भीड़ को जोश दिला रहा था। वहां हर तरह की हरकतें हो रही थीं, जो यूट्यूब के लिए ठीक नहीं थी। चारों की पार्टी एक खाली बूथ में बैठ गई ताकि वे अपनी ड्रिंक्स पी सकें। रिया ने एक मार्गरीटा ऑर्डर किया और सभी से कहा कि वे जो चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। क्यूई ने पिंक लीडी ली और गाओवेन ने एक नॉन अल्कोहलिक लाइम मोजिटो ऑर्डर किया, क्योंकि उसे बाद में गाड़ी चला कर जाना था। रिया चुपचाप देख रही थी कि जेम्स क्या ऑर्डर करेगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले कभी बार नहीं देखा हो। जब उसने उसे ऑर्डर के लिए होश में लाया तो जेम्स ने बस हाथ हिलाया और कहा कि कुछ भी चलेगा। क्योंकि ऐसा था, रिया ने उसके लिए एक लॉन्ग आइलैंड आइस टी ऑर्डर की, एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक जो किसी को नशे में सच उगलवाने के लिए परफेक्ट थी। ये सच में ये साबित करने के लिए था कि कोई कंगाल है। म्यूजिक तेज था और लोग नशे में धुत होकर डांस फ्लोर पर मजे कर रहे थे, अपनी अपनी ड्रिंक्स का मजा ले रहे थे। रिया ने डैनी नाम के एक खास बारटेंडर का जिक्र किया, जो शानदार लेकिन महंगी ड्रिंक्स बनाता था। गाओवेन जानती थी कि ये जेम्स का वॉलेट निकलवाने की उसकी एक और चाल थी। वो उसे असलियत का सामना करवाना चाहती थी अगर वो सच में इस अमीरी का दिखावा कर रहा था। जब वो चालें चल रही थी, वो क्लब में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा था जो भविष्य में ज्यादा पैसे कमाने के लिए संभावित बिजनेस पार्टनर बन सकते थे।
रिया जेम्स को आवाज़ देती है, लेकिन जेम्स अभी भी कुछ सोच रहा था और रिया अपने मन में बोलती है कि वो उसे बिजी होने का दिखावा कर रहा है। लेकिन तभी जेम्स रिया से कहता है कि क्या तुमने कुछ बोला, जिस पर रिया कहती है कि तुम थोड़े नाखुश लग रहे हो, कैसे रहेगा कि हम डाइस खेले। जेम्स इस विचार के प्रति सहमत लग रहा था और उसने पूछा कि खेल कैसे काम करता है। रिया सिर्फ पासे का एक सामान्य खेल नहीं खेलना चाहती थी, वो कुछ और रोमांचक चाहती थी। अगर तुम हारते हो तो तुम्हें कपड़े का एक टुकड़ा उतारना होगा, लेकिन तुम 10,000 देकर कपड़े उतारने से बच सकते हो। जेम्स रिया की हिम्मत पर मुस्कुराया। वो रिया के सामने खड़ा हुआ और उसे याद दिलाया कि वो कंपनी का ऑपरेशंस मैनेजर हुआ करता था और वो उसकी सारी जानकारी और कौशल के बारे में जानता था। वो जानता था कि ये लड़की पासे की विशेषज्ञ थी, आम लोग उसे हरा नहीं सकते थे। ये महसूस करते हुए कि उसे अपमानित करने और पैसे ऐंठने की उसकी योजना शुरू होने से पहले ही उल्टी पड़ गई थी, रिया हैरान रह गई। जेम्स ने बोलना शुरू किया। वो जानता था कि ये लड़की क्या सोच रही थी। एक नॉर्मल लड़का जो महीने में 5,000 कमाता है, जिसका कोई उज्जवल भविष्य नहीं है, वो अमीर होने का नाटक कर रहा था। वो पहले से ही जानता था कि वो शुरू से ही जहरीली कचरा थी, लेकिन वो अपनी रात को मज़ेदार बनाए रखने के लिए चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहता था। लेकिन इससे उसे एक आसान निशाना समझा जाने लगा। वो बेवकूफ़ या कमज़ोर नहीं था, वो रिया की नफ़रत को पूरी तरह से समझ सकता था। इसलिए सिस्टम ने उसे अपने लिए खड़े होने के लिए और दूसरे व्यक्ति की योजना का पर्दाफाश करने के लिए रिवॉर्ड दिया। उसे रिवॉर्ड के तौर पर 10 लाख वॉन दिए गए, जिससे उसका मौजूदा बैलेंस 1.89 मिलियन हो गया। जेम्स ने बताया कि वो किसी रिच फैमिली से नहीं है। रिया ने तुरंत इसे एक कबूलाना मान लिया ताकि वो ये साबित कर सके कि वो सिर्फ नाटक कर रहा था। जिस पर जेम्स कहता है कि इतनी जल्दी मत करो, मैंने अभी खत्म नहीं किया है। अचानक शांत स्वभाव वाला जेम्स गायब हो गया क्योंकि उसने अपनी ताकत दिखाई। उसने रिया से कहा, हालांकि मैं किसी रिच फैमिली से नहीं हूं, लेकिन मेरे पास बहुत पैसा है। कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें $3 लाख दूंगा और तुम यहाँ पर सबके सामने बिना कपड़ों के घूमो। और वहीं जेम्स की बातों को सुनकर रिया आंखों को बंद करके कहती है, जेम्स तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। जिस पर गाओवेन कहती है, जेम्स बस मजाक कर रहा था, इसलिए गुस्सा मत हो। सब लोग नीचे बैठकर साथ में गेम खेलते हैं। जिस पर रिया कहती है, 3 लाख युआन, भला कौन विश्वास करेगा कि जेम्स के पास में इतने पैसे हैं भी। वहीं रिया की बात सुनने के बाद में जेम्स अनाउंस करता है कि आज मैं यहाँ पर सभी को 3 लाख युआन की ड्रिंक पिलाऊंगा। और जेम्स कार्ड को निकालते हुए कहता है कि मैं कार्ड से पे करूंगा। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जेम्स ने पेमेंट कर दी होती है और जेम्स ने उस रात सिर्फ ड्रिंक्स के लिए अजनबियों पर $3 लाख उड़ा दिए। इस चीज़ को देखकर रिया हैरान रह गई जब उसने जेम्स को आराम से अजनबियों पर 300 के उड़ाते देखा। वो उसके पास से गुजरा और फुसफुसाया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो उसे नीचा देखती है। वैसे भी उसका इरादा कभी भी उससे इज्जत पाने का नहीं था। आखिरकार उसकी नज़रें ऊंची थीं। तुम्हारे जैसे लोग चींटियों से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसे दूसरे लोगों के वॉलेट देखने की बुरी आदत है। इस तरह के लोगों को पैसे से आसानी से शर्मिंदा किया जा सकता था। जेम्स बैठ गया और सब अजीब तरह से चुप थे। रिया ने भी ऐसा ही किया, शर्म से अपना सिर नीचे झुका लिया, जबकि वो उसे देख रहा था। क्वीन चियान हवा में तनाव महसूस कर सकती थीं और जवाब के लिए गाओवेन की तरफ देखा। शर्म और अपमान को बर्दाश्त न कर पाने के कारण रिया ने उस रात के लिए बहाना बनाया, जैसे कि उसे आज रात कुछ और करना था। लेकिन जैसे ही वो बूथ से दूर गईं, वो रोते हुए भाग गईं। इस बीच जेम्स बस उस पासे से खेल रहा था जो उसने टेबल पर छोड़ा था। उसने गाओवेन से कहा कि वो मज़े करती रहे, क्योंकि वो वैसे भी बार में सबके लिए बिल चुकाएगा। लेकिन उन्हें एक और लड़की ने रोका जिसने गाओवेन को पहचान लिया। उसने पूछा कि क्या गाओवेन का आज का स्ट्रीम फेल हो गया और क्या वो अपने दुख भुलाने के लिए बार में आई हैं। उस अजनबी ने इस बात पर जोर दिया कि गाओवेन का टॉप फैन कम से कम पैसे खर्च कर रहा है। गाओवेन अभी काम से निकली थीं और क्लब में इन सब बातों के बारे में बात नहीं करना चाहती थीं। मिस अजनबी ने उसे मासूम बनने और नकली पवित्रता के साथ अपने आकर्षण दिखाने के लिए परेशान करना जारी रखा। आखिरकार परेशान होकर गाओवेन ने उस लड़की का हाथ हटाया और इस लड़की का नाम शुई होता है। शुबानी की आत्मा में घूरते हुए जेम्स चुपचाप ये सब देखता रहा था और जाने के बजाय शुबानी बूथ में बैठ गई और प्रस्ताव दिया कि उन्हें एक साथ स्ट्रीम करने का अच्छा मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए शुई लाइव हो गई और गाओवेन का परिचय देते हुए अपने दर्शकों का अभिवादन किया। उसने अपने दर्शकों से ये भी पूछा कि क्या वे बार में लाइव पीके देखना चाहेंगे। शुई ने चैट को बताते हुए लाचारी दिखाई कि गाओवेन को चुनौती पसंद नहीं आ रही है और उनसे उसे तुरंत राजी करने का आग्रह किया। उसके फोन पर चुनौती स्वीकार करने के लिए तरह तरह के अनुरोधों से नोटिफिकेशन भर गए। शुई ने पूरा माहौल सेट कर दिया था। उसके बड़े बड़े सपोर्टर्स आज रात उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार थे ताकि आखिरकार गाओवेन को पीछे छोड़कर टॉप डांस स्ट्रीमर बन सके।
ये बस कुछ ही समय की बात थी जब शुई के टॉप फैंस अपना कदम उठाते। अभी के लिए गाओ वेन को एजेंसी से एक फ़ोन कॉल आया। जैसा कि उम्मीद थी, एग्जीक्यूटिव्स उस पर तुरंत लाइव जाने और ट्रेंड होने का मौका न छोड़ने पर दबाव डाल रहे थे। भले ही उसकी हालत ठीक नहीं थी, बड़े अधिकारियों ने पहले ही प्रमोशन के लिए पैसे दे दिए थे, और अगर उसने स्ट्रीमिंग शुरू नहीं की तो इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। जब शुई चैट में लोगों का मनोरंजन कर रही थी तो गाओ वेन उदास होकर उसके पास आई, क्योंकि उसे चैलेंज लेने के लिए मजबूर किया गया था। जब पूछा गया कि क्या वो डरी हुई है, तो टॉप डांस स्ट्रीमर ने बस नंबर 2 को शुरू करने के लिए कहा। लोगों ने डांस फ्लोर खाली कर दिया ताकि दोनों को लड़ने के लिए काफ़ी जगह मिल सके। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, दोनों ने कैमरे के लिए एक शानदार पोज दिया। क्वीन चियान अपने फ़ोन पर चैट देख रही थी और उसने देखा कि स्क्रीन पर चारों ओर बहुत सारे रॉकेट और यॉट उड़ रहे थे। गाओ वेन शुई से हारने लगी थी। शुई के बारे में आप जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन वो इस प्लान के लिए एक चतुर बिजनेसमैन थी। अकेले पीके चैलेंज। दूसरी ओर गाओ वेन शुरू से ही 100% स्वस्थ महसूस नहीं कर रही थी। उनमें से कुछ लोग उसके डांस के बारे में बुरा भला कहने लगे थे। इससे कोई मदद नहीं मिली कि वो डोनेशन वॉर हार रही थी। उसके टॉप फैन भाई जेड चैट में नहीं थे। ये सब देखकर जेम्स तुरंत समझ गया कि शुई गंदा खेल खेल रही है और गाओ वेन को कोने में धकेल रही है। गाओ वेन को अपनी कैटेगरी में बिना किसी शक के नंबर 1 होना चाहिए था, लेकिन उसे डोनेशन में कुचला जा रहा था। शुक्र है कि नतीजा अभी भी अनिश्चित था और पहले रॉकेट टिप ने मुकाबले में एक ट्विस्ट ला दिया। डोनेशन एक रहस्यमयी शख्सियत से आया था, जिसे सिर्फ बिग ब्रदर के नाम से जाना जाता था। गाओ वेन उस उदार डोनेशन के लिए सच में शुक्रगुजार थी और उसने अपने गुमनाम मददगार को धन्यवाद देने के लिए एक पल लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि दूसरा, तीसरा और चौथा रॉकेट आगे बढ़ा, जिससे तराजू थोड़ा गाओ वेन के पक्ष में झुक गया। इस बीच शुई को बहुत चिंता थी कि गाओ वेन वापसी करेगी और अपना दबदबा बनाए रखेगी। उसने गाओ वेन की चैट में कभी किसी छिपे हुए बिग ब्रदर के बारे में नहीं सुना था, इसलिए ये परेशान करने वाला था। लेकिन इस चालाक लड़की का एक बहुत बड़ा फैन बेस था, जो उसे जीतने के लिए खुशी खुशी अपने बटुए खाली कर देते। अपने समर्थकों को इकट्ठा करने की पूरी कोशिशों के बावजूद बढ़ता दबाव साफ महसूस हो रहा था। दूसरी ओर गाओ वेन सदमे में अपने फोन की स्क्रीन को घूर रही थी, क्योंकि रॉकेट आते जा रहे थे। हर कोई एक ही बात सोच रहा था कि ये बिग ब्रदर कौन है। उसने इतने कम समय में 10 लाख से ज्यादा डोनेट कर दिए थे। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि उसकी एजेंसी उसे जबरदस्ती प्रमोट कर रही है, लेकिन एक टैलेंट पर इतना खर्च करना मुश्किल था, क्योंकि प्लेटफॉर्म 60-70% का भारी कट लेता है। इन सब चीजों को जेम्स दूर से देख रहा था और इस सारे हंगामे से बोर हो रहा था। उसके सिस्टम ने उसे बिना किसी दिखावे के पानी की तरह पैसे बहाने के लिए 5 मिलियन और दिए थे। गाओ वेन ने पूरी तरह से नाचना बंद कर दिया था, लेकिन बड़ा खर्च करने वाला टिप देता रहा। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि शायद किसी बच्चे के हाथ में फोन लग गया होगा और उसने गलती से क्लिक कर दिया होगा, लेकिन असली गुनहगार बार के अंदर था, जो चुपके से अपने फोन पर टैप कर रहा था और हर टैप बहुत बड़ी रकम को दिखा रहा था। स्ट्रीम ट्रेंडिंग पेज के टॉप पर पहुंच गई। नए दर्शक करोड़पति को अपना पैसा दिखाते हुए देखने आए। जब गाओ वेन ने पूछा कि क्या वो थोड़ी सांस ले सकती है, तब भी रॉकेट लॉन्च होना बंद नहीं हुए। अब तक एक छोटे से पीके मुकाबले में 2000 रॉकेट भेजे जा चुके थे। शुई के डायमंड लेवल बिग शॉट्स ग्रुप डर में था। अपनी लड़की के लिए एक अकेले बड़े खर्च करने वाले से हारने से इनकार कर रहा था। उन्हें भी कुछ गंभीर पैसे खर्च करने थे। इसी वजह से शुई का सपोर्टर एक बार वापस लड़ने लगा, क्योंकि एक के बाद एक रॉकेट लॉन्च हो रहे थे। उसने व्यक्तिगत रूप से और प्यारे तरीके से टाइम रिवीलर और ओल्ड कॉन्ग को उनके लगातार समर्थन और उनके रॉकेट के लिए धन्यवाद दिया। उसके टॉप फैंस में से एक, जो अमीर और उदार होने से पहले उसे एक प्राइवेट वीडियो चाहता था, वो निश्चित रूप से हीरो बनने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। वो आदमी बॉस टोंग था और उसके रॉकेट फाइट में शामिल होने से गाओ वेन की साइड शांत हो गई। जीत करीब लग रही थी। जेम्स चुपचाप खुद ही हंस बैठा और अपने फोन को देखा। उसने जितनी तेजी से हो सकता था स्क्रीन पर टैप किया। टैप की इस तेज सीरीज का मतलब था कि गाओ वेन को और रॉकेट भेजे गए। सिस्टम ने उसे गाओ वेन की चैट में नया टॉप बिग ब्रदर बनने पर बधाई दी और उसके बैंक अकाउंट में 10 मिलियन का बूस्ट देकर उसे इनाम दिया। जेम्स ने 500 और रॉकेट भेजकर अपनी दौलत दिखाना जारी रखा। ये छोटा सा मुकाबला असल में उसके सिस्टम के लिए एक अनलिमिटेड पैसे का ग्लिच था। आखिरी गाने के आखिर तक गाओ वेन को पीके मैच का विनर घोषित किया गया। उसने सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने उसका साथ दिया, खासकर इस नए बिग ब्रदर को। पार्टी को खत्म करने के लिए जेम्स ने गाओ वेन को बधाई देने के लिए 1000 और रॉकेट भेजे। इस आखिरी डोनेशन ने जेम्स को पूरे प्लेटफॉर्म पर टॉप डेली डोनर बना दिया। इससे उसे 10 मिलियन और मिले और रॉकेट भेजने की कोशिशों के लिए 1 मिलियन और जोड़े गए। गाओ वेन ने पीके मैच जीतने और बहुत ज्यादा ध्यान खींचने के लिए बिग ब्रदर को विनम्रता से धन्यवाद दिया।
ये पहली बार था जब वो एक साथ लाखों लाइव दर्शकों तक पहुंची थी। वो शुक्रगुजार थी, लेकिन उसने इस मैसेज के साथ बात खत्म की कि हर कोई अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करता है और उसे उसकी जैसी स्ट्रीमर पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसकी इस विनम्रता ने उसके दर्शकों को उसे और भी ज्यादा पसंद करने पर मजबूर कर दिया। ये एक सच्ची और दिखावा न करने वाली महिला का आकर्षण था। जे हार मानकर अपने फोन को घूर रही थी। उसने जितनी भी मेहनत की थी वो एक अकेले डोनर के सामने बेकार हो गई। आखिर में उसने सिर्फ गाओवान को और भी ज्यादा फेम दिलाने में मदद की थी। उस लड़की को एक ही बार में लाखों का डोनेशन मिला था। ये एक दिन की ऐसी उपलब्धि थी जिसे टॉप स्ट्रीमर भी आसानी से हासिल नहीं कर सकते थे। मुकाबला खत्म होने के बाद जेम्स अपनी सीट से उठा और जम्हाई ली। जेम्स को अपने बिस्तर पर आराम करने की इच्छा हो रही थी। जेम्स ने शुई को एक कोने में उदास बैठे देखा और इतने सारे बिग ब्रदर्स के उसे सपोर्ट करने के लिए उसकी तारीफ की। उसने उसे कड़ी मेहनत करने के लिए और शायद किसी दिन गाओ वेन को पीछे छोड़ने के लिए कहा। ताज़ा हार के बाद ये सुनकर उसे जरूर बुरा लगा होगा। चियान चियान और गाओ वेन जानते थे कि शुई क्लब के बीच में अपने जीवन के फैसलों पर फिर से सोच रही थी। जबकि तीनों की पार्टी बाहर निकल गई। बाहर चियान चियान शुई की बेइज्जती के बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रही थी। वो बस खुश थी कि कर्मा ने अपना काम कर दिया था और इससे शुई का प्लान उल्टा पड़ गया। खुद एक स्ट्रीमर होने के नाते वो इस सुपर रिच बड़े भाई से हैरान थी जो ऐसे पैसे खर्च कर रहा था जैसे वो प्लेटफॉर्म का नंबर 1 टाइकून हो। हैरानी की बात यह है कि गाओ वेन बिल्कुल भी उत्साहित नहीं लग रही थी। उसने माना कि वो इसके लायक नहीं थी। एक ऐसे फैन से उसके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आ गए थे जिसे उसने पहले कभी अपनी स्ट्रीम पर नहीं देखा था, जिससे उसे बेचैनी हो रही थी जिसे वो दूर नहीं कर पा रही थी। चियान चियान ने उसे जगाने और इस भगवान के भेजे हुए डोनर की कदर करने के लिए कहा। चियान चियान खुद भी इस दरियादिल बड़े भाई के करीब जाना चाहती थी। उसने गाओ वेन से यूजर आईडी ली और बेझिझक बड़े टिपर को एक प्राइवेट मैसेज भेजा। जैसे ही उसने सेंड दबाया, जेम्स के फोन पर एक मैसेज नोटिफिकेशन आया। जब रिंगटोन बजी तो लड़कियों ने शक की नज़र से पीछे देखा। ये स्ट्रीमिंग ऐप का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, इसलिए ये बहुत बड़ा इत्तेफाक लग रहा था। गाओ वेन को भी लगा कि जेम्स का पहले हुई घटना से कोई कनेक्शन हो सकता है। जेम्स ने बिना किसी कवर स्टोरी के ये मानने से इनकार करने की कोशिश की कि वो बड़ा भाई है। उसे इसे भरोसेमंद बनाने में मुश्किल हो रही थी। जेम्स ने दावा किया कि वो बस अलग अलग बिजनेस से आए कई प्राइवेट मैसेज से निपट रहा था, लेकिन कुछ ही देर पहले उसने लाखों खर्च किए थे और बड़े भाई के पास कम से कम अरबों की दौलत होनी चाहिए। इसी तर्क का इस्तेमाल करके जेम्स ने ऐसा दिखाया कि वो मिनटों में लाखों खर्च नहीं कर सकता। चियान चियान ने बिग ब्रदर बॉन्ड और जेम्स बॉन्ड के नाम में समानता भी देखी। चियान चियान ने बात बदलने के लिए और आखिरकार दिन खत्म करने के लिए गाओ वेन ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। क्योंकि जेम्स लॉन्गुए न्यू सिटी के पास रहता था जो उसके रास्ते में नहीं था, उसने बस एक कैब लेने पर जोर दिया। घर जाने का उनका प्लान अचानक एक पर्सन ने रोक दिया जो अभी अभी क्लब से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला था, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। उसकी हारी हुई प्रतिक्रिया के आधार पर ऐसा लगा कि गांव वेन इस आदमी को पहले से जानती थी। असल में हर कोई इस आदमी को जानता था। ये पर्सन जेम्स का पुराना बॉस था। वो आदमी बड़बड़ाने लगा कि बेरोजगार लोगों को बार में नहीं जाना चाहिए और महिलाओं पर पैसे के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए। गांव वेन ने तुरंत साफ किया कि आज रात के डिनर और ड्रिंक्स के लिए जेम्स ने पैसे दिए थे। लेकिन झगड़ालू बॉस ऐसी अजीब बात सुनकर हैरान रह गया। उसने उसकी बात का मतलब ये निकाला कि वो बेचारे आदमी की इज्जत बचाने के लिए ऐसा कह रही है। बॉस ने तर्क दिया कि सबका बिल एक रहस्यमयी इंसान ने चुका दिया था, इसलिए जेम्स के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं होना चाहिए। उसने लड़कियों को ड्रिंक्स पिलाईं। वो जेम्स को एक गरीब आदमी कहता रहा जिसके पास महिलाओं को लुभाने के लिए मीठी बातों के अलावा कुछ नहीं था। चियान चियान ने भी बीच में दखल देने का फैसला किया और जोर देकर कहा कि जेम्स ने बार में सभी को ट्रीट दी थी। नशे में धुत बॉस तुरंत उस पर भड़क गया और उसे चुप रहने को कहा। उसने चियान चियान से कहा कि कुछ फैंस मिलने के बाद इतनी अकड़ मत दिखाओ, जबकि वे सभी फैंस नकली थे। इस कमेंट से चियान चियान हैरान और कंफ्यूज हो गई, जिससे उसे असुरक्षित और कमजोर महसूस हुआ। ये कड़वी याद दिलाता था कि उसकी सफलता पूरी तरह से उसकी अपनी नहीं थी और इससे उसका आत्मविश्वास हिल गया। नशे में धुत बॉस ने गर्व से बताया कि कंपनी ने चियान चियान के प्रमोशन पर बहुत पैसा खर्च किया था, यहां तक कि नकली फॉलोअर्स भी खरीदे थे। उसने सिर्फ मेकअप किया था, बिना किसी एडी डील के। चियान चियान असल में एक पैसे डुबाने वाली एसेट थी, गांव वेन के विपरीत जो एक रात डांस करके एजेंसी के लिए लाखों कमा सकती थी। बॉस ने सुझाव दिया कि चियान चियान को स्ट्रीम पर अपने ट्यूटोरियल के दौरान कम कपड़े पहनने चाहिए, बजाय इसके कि वो प्योर होने का नाटक करे। शायद वो भी गांव वेन की तरह एक डांस स्ट्रीमर बन सकती है। उसने गाओ वेन से कहा कि तुमने आज बहुत अच्छा किया। अगर तुम चाहे तो मैं तुम्हें एक टीवी ड्रामा में सपोर्टिंग रोल दिल सकता हूँ और उसके लिए तुम्हें एक काम करने पड़ेगा। और कहा कि अगर वो उसके साथ रात बिताने के लिए तैयार हो जाए तो वो ये करवा सकता है। इससे पहले कि नशे में धुत बॉस गाओ वेन के पास अपने गंदे हाथ ले जाता, जेम्स ने बॉस का हाथ पकड़ लिया। पावर स्ट्रगल साफ दिख रहा था जब जेम्स ने अपने पिछले बॉस की आंखों में देखा और उससे कहा कि वो महिलाओं की इज्जत करे।
बॉस नाराज हो गया, उसने अपना हाथ झटक दिया और उसने जेम्स को एक नीच आदमी कहा जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। उसने जेम्स का मजाक उड़ाते हुआ पूछा कि क्या वो गाओवेन को वे रिसोर्स दे सकता है जिनकी उसे ज़रूरत है, जबकि उसने लोगो वाला नकली एलवी बैग पहना हुआ था। गाओवेन ने उस शराबी की बकवास बहुत सुन ली थी, इसलिए उसने उसे चले जाने को कहा। गाओवेन ने जेम्स के पक्के इरादे वाले चेहरे को देखा और उसमें एक चिंगारी देखी। वो बिल्कुल चमकते कवच वाले हीरो जैसा लग रहा था। वो उसके लिए खड़ी हुई। उसकी आवाज़ की गहराई और उसकी आंखें तेज थीं। गाओवेन ने मैनेजर ही को धमकी दी कि अगर उसे फिर से कोई परेशान किया गया तो वो कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगी। मैनेजर ने उसकी धमकियां सुनी और हंसा। उसने उसे याद दिलाया कि उसने कंपनी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें अभी 1 साल बाकी था। अगर वो समय से पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म करती है तो उसे 10 मिलियन का जुर्माना देना होगा। जिस पर गाओवेन कहती है कि आज रात कमाए गए पैसे और अपनी पिछली बचत से वो आसानी से इतना भुगतान कर सकती थी। ये जानकर कि ये सच था, मैनेजर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने इन्फ्लुएंसर्स को आज के ज़माने की वेश्याएं कहना शुरू कर दिया, ये दावा करते हुए कि वो कला नहीं बल्कि अपने शरीर बेच रही हैं। उसने कहा कि उसे उसकी फेक प्योरिटी के लिए कोई सब्र नहीं है। उसने ये भी चेतावनी दी कि भले ही वो जुर्माना दे दे, कंपनी कभी भी गाओवेन को जाने नहीं देगी। कोई भी समझदार आदमी ऐसी सोने की मुर्गी को नहीं छोड़ेगा जो लगातार पैसे ला रही हो। अगर उसने विरोध किया तो उसने धमकी दी कि असली बॉस के सिर्फ एक शब्द से उसे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। जेम्स स्ट्रगल कर रही गाओवेन को बचाने के लिए आगे आया। उसने अनाउंस किया कि अगर वो नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, वो खुद म्याओ म्याओ मीडिया खरीद सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी छोड़ने वाली गाओवेन नहीं होगी, बल्कि ये लंपट मैनेजर होगा। उस नौजवान की आवाज़ में गंभीरता ने मैनेजर को होश मिला दिया। फिर उसके बदसूरत चेहरे पर घृणा का भाव आ गया। उसने जेम्स को ऐसे टैप करना और धक्का देना शुरू किया जैसे वो किसी इंसान से कम किसी चीज़ से बात कर रहा हो। उसने घमंड से जवाब दिया कि वो उस कंगाल कमीने का इंतजार करेगा कि वो पैसे बचाकर कंपनी खरीदे। उसने एक अशिष्ट थूक के साथ बातचीत खत्म की। वो वापस बार के अंदर चला गया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि दूसरे लड़के उसके सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी नुकसान तो हो ही चुका था। चियान चियान का पहले वाला उत्साह खत्म हो गया था और उसकी जगह डर और कन्फ्यूजन ने ले ली थी। वो सोचने लगी कि क्या उसके सारे व्यूअर्स सच में नकली थे। गाओवेन ने देखा कि उसकी दोस्त एक खतरनाक रास्ते पर जा रही थी। चियान चियान को अपने लाइव स्ट्रीम फैंस बहुत पसंद थे। वो उन बड़े लोगों की तारीफ करती थी जो उस पर पैसे लुटाते थे, और ये सोचकर कि कंपनी इन सब के पीछे है, वो हर चीज पर सवाल उठाने लगी थी। शुक्र है कि उसकी दोस्त गाओवेन उसे असलियत में वापस लाने के लिए वहां थी। चियान चियान के मेकअप स्ट्रीम्स बहुत से लोग देखते थे। वो बस उसे नीचा दिखाने और उसे ये सोचने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा था कि वो कंपनी की वजह से ही सब कुछ है, ताकि वो इन लोगों की बात मानती रहे। गाओवेन उस कमीने की बातों से परेशान होने वाली नहीं थी, लेकिन चियान चियान ने ऐसा नहीं किया। जेम्स ने लड़कियों को एक दूसरे को दिलासा देते हुए देखा और वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। गाओवेन ने जेम्स को उस कमीने मैनेजर के खिलाफ खड़े होने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। चियान चियान ने भी अपना काम किया और चीजें साफ की, भले ही वे मैनेजर को गुस्सा दिला बैठे। अगर ये घटना नहीं होती तो उसे कभी पता नहीं चलता कि कंपनी उनके टैलेंट को इतना कम समझती है। चियान चियान को खुद पर तरस आना बंद हो गया था और अब वो बहुत गुस्से में थी, और गाओवेन और जेम्स की तरफ मुड़ी और कहा कि वे सिर्फ पुराने कलीग्स थे और उसे उसके लिए इस तरह खड़े होने की जरूरत नहीं थी। वो मुस्कुराया और उसे यकीन दिलाया कि सब ठीक है। उसे वो कमीना बॉस कुछ समय से पसंद नहीं था, इसलिए एक बार गुस्सा निकालना अच्छा लगा। गाओवेन भी धीरे से मुस्कुराई। जेम्स का चाम देखकर ये अभी भी पक्का नहीं था कि उन्हें फिर से मिलने का मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन उसने उसे शुभकामनाएं दी और उम्मीद की कि अब जब वो अकेला है तो जेम्स बहुत आगे बढ़ेगा। उस रात सहकर्मी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। जब उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा तो उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया। दोनों के बीच आपसी सम्मान बन गया था। गाओवेन और चियान चियान घर वापस जाने के लिए गाड़ी से चली गईं और जेम्स सड़क के किनारे अकेला रह गया, क्योंकि उसने खुद टैक्सी लेने पर जोर दिया था। वो रॉकेट जल्दी भेजने पर इतना ध्यान दे रहा था कि एक नोटिफिकेशन साउंड से उसकी बड़े भाई वाली पहचान लगभग सामने आ गई। दिन के आखिर तक उसके बैंक अकाउंट में 109 मिलियन युआन हो गए थे। इस हिसाब से वो जल्द ही बिलियनियर बनने वाला था। जिंदगी में इस बड़ी छलांग का जश्न मनाने से पहले उसने घर वापस जाने के तरीके ढूंढे। ट्रेन का टिकट बहुत आम होता था, इसलिए उसने फ्लाइट बुक करने का फैसला किया। हवाई जहाज के टिकट काफ़ी महंगे थे, भले ही ये सिर्फ घरेलू फ्लाइट थी। जो हरी ट्रेन उसने पहले ली थी वो सिर्फ 300 यूएन से थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए हवाई जहाज के टिकटों पर कीमतें देखकर काफ़ी अजीब लगा। जेम्स ने आह भरी और बुकिंग कंफर्मेशन पर टैप किया।
अब से ट्रांसपोर्टेशन पर पैसे खर्च करना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने देखा कि एयरलाइंस ने उसके जेब से 4015 युआन कैसे लूट लिए, लेकिन इससे घर वापस जाने का सफ़र आसान होना चाहिए। साथ ही सिस्टम ने उसे आज रात के लिए सबसे महंगा फर्स्ट क्लास ऑप्शन चुनने के लिए 10,000 युआन दिए। जेम्स उस घटनापूर्ण रात के बाद बहुत ज़रूरी आराम करने के लिए सीधे डॉर्म रूम में चला गया। उसका आराम सुबह देर तक चला। वो शांति से बिस्तर पर ही पड़ा रहता और अगर उसके दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने और मकान मालकिन की तेज आवाज़ में किराया मांगने की आवाज़ ना आती तो शायद वो सोता रहता। उसकी आवाज़ सुनते ही जेम्स परेशानी और चिड़चिड़ाहट से जाग गया। हर महीने किराए की तारीख से एक हफ्ते पहले यही होता था। इस मकान मालकिन के पास किराए के लिए परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं था। वो इस मानसिक टॉर्चर से सच में परेशान हो गया था। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, सुबह 6 बजे उसे उठना ही पड़ता था। आखिरकार उसने बिस्तर से उठकर इस समस्या का सामना करने का फैसला किया। जब तक उसने दरवाज़ा नहीं खोला, मकान मालकिन का खटखटाना बंद नहीं हुआ। जब उसने हाथ में फ़ोन लेकर दरवाज़ा खोला तो मकान मालकिन ये कहने लगी कि आजकल के युवा इतने आलसी होते हैं कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाते रहना पड़ता है। उस औरत से बात किए बिना जेम्स ने जल्दी से उसके पास मौजूद क्यूआर कोड स्कैन किया और पैसे भेज दिए। उसने एक ही बार में पूरे 1 साल का किराया चुका दिया, जिससे सख्त मकान मालकिन हैरान रह गई। उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया कि 10,000 युआन सफलतापूर्वक मिल गए हैं, लेकिन जहां तक उसे पता था, इस गरीब जेम्स के पास एक साथ इतने पैसे नहीं होने चाहिए थे। उसे शक होने लगा था। ट्रांसफ़र में 400 युआन ज़्यादा भी थे। जेम्स ने इसे सर्विस फीस बताया ताकि वो पूरे 1 साल तक किराए के लिए उसे परेशान न करे। उसके चेहरे पर जम्हाई लेते हुए उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया, जिससे तेज़ आवाज़ वाली मकान मालकिन चुप रह गई। वो उससे बहस करना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ और सूझा नहीं। आखिरकार जेम्स को थोड़ी शांति मिली और वो वापस बिस्तर पर चला गया। क्योंकि उसने जो फ्लाइट बुक की थी वो 10 बजे की थी, इसलिए उसने सोचा कि वो 3 घंटे और सो सकता है। उसके रूममेट जो बंक बेड के नीचे वाले बिस्तर पर था, उसने जेम्स से पूछा कि क्या उसे कोई जैकपॉट लगा है या कुछ और। जेम्स सच में जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि वो एक बार फिर सपनों की दुनिया में खो गया था। पूरे 1 साल का किराया चुकाना और मकान मालकिन को टिप देना ये दिखाता था कि वो कितनी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। इसके लिए सिस्टम ने सांग सिटी के स्वान बे में एक विला दिया। चाहे वो कितना भी नींद में हो, वो सिस्टम नोटिफिकेशन किसी को भी उठाने के लिए काफ़ी था। उसने सिस्टम के मैसेज को ध्यान से पढ़ा ताकि ये पक्का कर सके कि उसने सही पढ़ा है या नहीं। अब उसके पास न सिर्फ एक घर था, बल्कि उसके नए विला की चाबियां भी थीं। उसका रूममेट जेम्स को एक अजीब इंसान की तरह देख रहा था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए 200 लाइक और 40 कमेंट कंप्लीट करो, और ये टास्क कंप्लीट होते के साथ ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जेम्स हमें बताता है कि सिस्टम नोटिफिकेशन किसी को भी जगाने के लिए काफ़ी है। उसने सिस्टम के मैसेज को ध्यान से एनालाइज किया ताकि ये पक्का हो सके कि उसने उसे सही पढ़ा है। अब उसके पास न सिर्फ एक घर था, बल्कि उसके पास नए विला की चाबियां भी थीं। उसका रूममेट जेम्स को एक अजीब इंसान की तरह देख रहा था। वही जेम्स अपने बिस्तर पर बैठ गया और लॉग इन करने की प्रोसेस शुरू कर दी। वो ऊपर के बंक गार्ड रेल के ऊपर से झांका और उत्सुकता से नीचे फर्श पर कूद गया। उसके रूममेट ने पूछा कि वो इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है, जिस पर जेम्स दरवाजे की ओर भागा और उसने अपने रूममेट को बस इतना बताया कि वो आखिरकार घर वापस जा रहा है। उसका पहला स्टॉप एयरपोर्ट था और वो कुछ समय के लिए वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो वहां अपना काम निपटा रहा था। उसका रूममेट उसके पीछे भागा और जेम्स को अपना सामान पैक करने की याद दिलाई, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो घर जाने और अपनी माँ के लिए उनके स्टैंडर्ड अकोमोडेशन में एक वीआईपी हॉस्पिटल रूम दिलाने पर बहुत ज़्यादा फोकस था। वहीं दूसरी तरफ पिताजी बीमार माँ के लिए सेब छील रहे थे। पिताजी ने उन्हें बताया कि उनका बेटा आने वाला है। वो बच्चा इतना एक्साइटेड था कि उसने 10,000 युआन भेजे, जो उसने कथित तौर पर पार्ट टाइम काम से कमाए थे। जेम्स की मां को चिंता थी कि उनका बेटा पार्ट टाइम काम से इतना कमाने के लिए किसी गैर कानूनी चीज में फंस रहा है, जिस पर पिताजी बस हंसे, क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि जेम्स उस तरह का बच्चा नहीं था जो ऐसा कुछ करेगा। जेम्स की बात करें, जो कि कमरे में घुस गया और उसने शानदार एंट्री की। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। जब उसने पूछा कि माँ कैसी हैं, वो एक अच्छा बेटा था जो नहीं चाहता था कि उसकी माँ को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। उसने अपने बेटे को यकीन दिलाया कि वो ठीक है, उसे अपनी बीमारी के लिए बस एक छोटी सी सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन उसके वाइटल्स अच्छे थे। पिताजी ने पहले ही फ़ोन पर इसकी गारंटी दे दी थी। फिर भी वो पूरे रास्ते घर आया और ऐसा लग रहा था कि वो पसीने से तर था, जैसे वो पूरे रास्ते हॉस्पिटल तक दौड़ कर आया हो। उसने अपने बेटे को एक छिला हुआ सेब दिया। पिताजी ने चिंता से पूछा कि काम कैसा चल रहा है और क्या उसे छुट्टी लेने के लिए बॉस के साथ कोई परेशानी हुई।
जेम्स ने ईमानदार रहने का फैसला किया और दिल से कबूल किया कि उसे परेशानी हुई थी और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है। तो पहले तो उसके माता पिता ये सुनकर हैरान रह गए। कोई भी माता पिता ऐसे बड़े फैसले पर वैसे ही रिएक्ट करते जैसे उन्होंने किया। उन्होंने उसे ऐसा करने के लिए डांटा नहीं। वे जानते थे कि उनका जेम्स एक अच्छा बेटा है जो हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होगा। वे ये भी जानते थे कि उसने शहर में बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब वो घर पर आराम कर सकता था और अच्छा खाना खा सकता था। अचानक जेम्स की चिंताएं अपनी माँ और पिताजी के दिलासा देने वाले शब्दों से दूर हो गईं। वे सच में उसके लिए सुरक्षित ठिकाना थे। वे हमेशा उसे समझते थे और उसका साथ देते थे। फिर उसने अपने पिताजी से पूछा कि क्या मेडिकल बिल ठीक से चुका दिए गए हैं। पिताजी ने बताया कि उधार लिए गए ज्यादातर पैसे कल उनके फोन के बाद चुका दिए गए थे। वो तो 1 लाख युआन वापस जेम्स को ट्रांसफर करना चाहते थे ताकि वो उसे अपने ऊपर खर्च कर सके, क्योंकि आजकल के युवाओं को कई चीजों के लिए पैसे की जरूरत होती है। लेकिन जेम्स ने मना कर दिया और अपने पिताजी से कहा कि वे इसे अपने खर्चों के लिए रख लें। बाकी बचे हुए कर्ज को भी जेम्स जल्दी से चुकाना चाहता था। ये सुनकर पिताजी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उन रिश्तेदारों का जिक्र किया जिनसे उन्होंने पैसे उधार लिए थे। अपने पिताजी का बर्ताव देखकर जेम्स को पहले से ही इस कर्ज के बारे में बुरा लग रहा था। हो सकता है कि उसके पिताजी को अपने चाचा से कर्ज लेना पड़ा हो, और ये अच्छा आइडिया नहीं था। वो उन लोगों को तुरंत पैसे वापस करने के इरादे से कमरे से बाहर निकल गया। पिताजी ने कहा कि वो जल्द ही उन्हें पैसे वापस करने का कोई रास्ता निकाल लेंगे, इसलिए जेम्स को बस आराम करना चाहिए। वे जानते थे कि उनका बेटा पैसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत करता है और वो अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे। बेटे को बहस करते देख मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बीमार होने के लिए खुद को दोषी ठहराया। वो जानती थी कि उसका बच्चा शहर में कितनी मेहनत कर रहा था, फिर भी वो मेडिकल खर्चों के बारे में चिंतित था। जेम्स को अपने माता पिता को नियमित रूप से पैसे भेजने की आदत थी, जबकि वो घर से दूर एक मुश्किल जिंदगी जी रहा था, बिना किसी शिकायत के। उसे किराया देने, सोशल होने और बाकी सब चीज़ों के लिए पैसे चाहिए थे, फिर भी वो हमेशा परिवार को पहले रखता था। अपनी माँ के आंसू देखकर जेम्स ने उन्हें भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश की कि वो वहाँ खुद की उपेक्षा नहीं कर रहा है, और अब जब उसे एक नई अच्छी पार्ट टाइम नौकरी मिल गई है, जिसे सिस्टम भी कहा जाता है, तो खर्चों के बारे में कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो बिना रीज़न के चिंता कर रही है। जेम्स अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए सबसे बड़े विशेषज्ञ को भी बुला सकता था, लेकिन अभी वो सच में अपने चाचा के घर जाकर वो बुरा कर्ज चुकाना चाहता था। वो लोगों का एहसान नहीं लेना चाहता था, खासकर अपने उन रिश्तेदारों का। अपनी माँ को भरोसा दिलाने के बाद जेम्स अस्पताल से बाहर निकला और उसे एक रिक्शा वाला मिला। वो रिक्शा के पीछे बैठ गया और उसने शांत दिखने वाले ड्राइवर से उसे 32 हुडोंग रोड ले जाने को कहा। इंजन गरजा और वे अपनी मस्ती में निकल पड़े। पीछे बैठे हुए जेम्स सड़क की भयानक ऊबड़-खाबड़ महसूस कर सकता था। जहां तक उसे याद था, इस जगह पर सड़क की क्वालिटी इतनी खराब नहीं होनी चाहिए थी। उसने उत्सुकता से ड्राइवर से पूछा कि जब 2 साल पहले सड़क मरम्मत का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो सड़क इतनी ऊबड़-खाबड़ क्यों थी? खैर, सरकार ने मरम्मत शुरू तो की थी, लेकिन उन्होंने इसे पहले से भी बदतर बना दिया। जिस पर ड्राइवर ने कहा कि ठेकेदारों ने अधिकारियों के साथ मिलकर पैसे हड़प लिए और प्रोजेक्ट के बीच में ही रुक गया, जिससे सड़क टूटी फूटी और अधूरी रह गई। ये खुली नाकामी और भ्रष्टाचार सुनकर जेम्स को गुस्सा आ गया। इस जगह के बड़े लोग सच में कानून तोड़ने वाले थे। कहीं दूर एक गरीब इलाके में चीजें हमेशा मुश्किल थीं। वो सोचे बिना नहीं रह सका कि अगर उसका परिवार उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए आर्थिक रूप से इतना स्थिर नहीं होता, तो शायद वो हमेशा के लिए इस नरक जैसे शहर में फंसा रह जाता। और लंबी और ऊबड़-खाबड़ सवारी के बाद में जेम्स ने दयालु ड्राइवर को 5 युआन दिए। उन्होंने वीचैट का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें याद आया कि वे चीन में हैं। जेम्स ने अपने सामने आलीशान घर को नाराजगी से देखा। वे रिश्तेदार होने चाहिए थे, लेकिन ये लोग 100 वर्ग मीटर के महल में रहते थे, जबकि उसके परिवार के पास सिर्फ कुछ दर्जन वर्ग मीटर की ईंट और कंक्रीट थी। अगर उन्होंने उसके दादाजी के विस्थापन मुआवजे के सारे पैसे नहीं लिए होते, तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनके परिवारों के बीच अब इतना बड़ा गैप आ गया था कि उन्हें मेडिकल खर्चों के लिए पैसे उधार लेने पड़े। उसने अपने दांत पीसे और जोर से गेट खटखटाने लगा। हैरानी की बात यह थी कि लाल बालों और अजीब पैंट पहने एक खूबसूरत जवान औरत गेट से बाहर आई। वो जेम्स को जानती थी और जेम्स उसे जानता था। उसका नाम वैंग जू था, लेकिन वो सबसे पहले उसके चाचा के घर में क्यों थी? जब जेम्स ने सवाल पूछा तो वैंग जू बस वहीं खड़ी रही, जैसे उसे कोई सही जवाब नहीं सोच रहा हो। लेकिन फिर जेम्स के चचेरे भाई ने भी अपना बहुत ताकतवर हाथ उसके कंधों पर रख दिया। उसने घमंड से ऐलान किया कि वैंग जू अब जेम्स की बाभी बनने वाली है।
अब जेम्स को उनके रिश्ते से सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस ये देखना चाहता था कि क्या उसके चाचा घर पर हैं, ताकि वो कर्ज चुका सके और हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा सके। जिस पर वैंग जू ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और मान लिया कि जेम्स शायद इसीलिए ठंडा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वो अभी भी उसकी तरफ आकर्षित था और उसके बारे में सोच रहा था। अपनी लड़की को अपने चचेरे भाई से बात करते देखकर उस कमीने चचेरे भाई ने वैंगजू के बट पर थप्पड़ मारा। उसने जेम्स को धमकी भरी नजर से देखा और गंभीर होकर वैंगजू को याद दिलाया कि वो जल्द ही उसकी पत्नी बनने वाली है, इसलिए उसे अपनी आंखें इधर उधर नहीं घुमानी चाहिए। जिस पर वैंगजू ने उसे यकीन दिलाया कि वो बस ये देख रही थी कि जेम्स कितना अजीब और दयनीय हो गया है। उसने एक भी ब्रांडेड चीज नहीं पहनी थी। जेम्स का दावा था कि वो एक बड़े शहर में रहता है, फिर भी वो पीछे जा रहा था। वैंगजू को विश्वास था कि गांव बहुत बेहतर था, वहां उसका पति जब चाहे एडिडास और नाइकी पहन सकता था। उसका भाई उससे 100 गुना ज्यादा अमीर पर्सन के सामने एडिडास और नाइकी दिखा रहा था। उस बेवकूफ ने जेम्स को अंदर आने दिया और उसने देखा कि उसके चाचा एक शानदार लिविंग रूम में कुछ दोस्तों के साथ कार्ड खेल रहे थे। चाचा ने अपने भतीजे का परिचय अपने दोस्तों से करवाया, जो बड़े शहर में काम करता था और उनमें थोड़ी हेकड़ी साफ दिख रही थी। मजे लेते हुए ताश खेलने वालों ने पूछा कि क्या जेम्स बड़े शहर में बहुत पैसे कमाता है। वे कुछ ऐसे लोगों को जानते थे जो बड़े शहरों में चले गए थे और लाखों कमाते थे। चचेरा भाई आया और सबको झटका देते हुए बताया कि जेम्स इतना सफल है कि वो महीने के सिर्फ 5,000 युआन के लिए घोड़े की तरह काम करता है, जबकि वे गांव में बूढ़ी औरतों को सूअर को देखने के लिए 300 देते हैं। उसने जेम्स को परेशान करना जारी रखा और पूछा कि जेम्स के पास कितनी बचत है। शहर में इतने ज्यादा किराए के साथ हो सकता है कि वो सूअर पालने वालों से भी कम पैसे घर ले जा रहा हो। वहीं जेम्स ने परेशान करने वाले चचेरे भाई को नज़रअंदाज किया और सीधे काम की बात पर आया। उसने अपने चाचा से कहा कि वो कर्ज चुकाने आया है, छोटी मोटी बातें करने नहीं। चाचा का ध्यान अपने पत्तों पर था, हालांकि ऐसा लग रहा था कि वो जीत रहे थे। चाचा ने अपने भतीजे को भरोसा दिलाया कि जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो समझते थे कि जेम्स के परिवार के लिए ये कितना मुश्किल होगा। वो वैसे भी ब्याज लेंगे, इसलिए ये कोई चैरिटी नहीं थी। जेम्स विनम्र रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन चाचा ने उसके पैसे लेने से मना कर दिया। उन सबको लगा कि वो पैसे की तंगी से जूझ रहा है, लेकिन हमारा लड़का अड़ा रहा कि जब तक कर्ज नहीं चुकाया जाता तब तक वो इस घर से नहीं जाएगा। आखिरकार चाचा उसकी जिद के आगे झुक गए और उन्होंने किश्तों में चुकाने का प्लान भी दिया और अपने बेटे को लाल किताब लाने का आदेश दिया। चचेरे भाई ने लाल किताब जेम्स को दी और एक पल के लिए वो सच में चाहता था कि उसका चचेरा भाई लोन के बारे में आराम करे। उसे विश्वास था कि खून का रिश्ता पानी से ज्यादा गहरा होता है, लेकिन चाचा ने जोर देकर कहा कि परिवार का कॉलेज ग्रेजुएट बहुत घमंडी है और अपने रिश्तेदारों के पैसे नहीं चाहता है, भले ही उन्हें एक परिवार के तौर पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन एक पल बाद जेम्स ने कर्ज और ब्याज चुकाने के लिए अपने चाचा के अकाउंट में 51,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। चाचा ने जल्दी से अपने नोकिया फ़ोन पर बैलेंस चेक किया और उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। जेम्स ने सच में ये कर दिखाया, उसने सच में पूरी रकम ट्रांसफ़र कर दी। चाचा ने हैरान होकर जेम्स की ओर मुड़ा और उत्सुकता से पूछा कि उसे पैसे कहाँ से मिले। वहीं जेम्स दरवाजे की ओर बढ़ा और बस जवाब दिया कि उसने शहर में काम करके कमाए हैं। चचेरे भाई ने ताना मारा और मान लिया कि जेम्स बस दिखावा कर रहा है। इस समय उसे अपनी माँ की तकलीफ की कीमत पर घमंड नहीं रखनी चाहिए। क्या 51,000 उनकी जान और बचत ले सकता था? जरूर, ये कुछ दिन पहले सच हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। वैंग जू ने अपने आदमी को गले लगाया और जेम्स को छोड़ने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वो उसके साथ किसी भी गलतफहमी को दूर करना चाहती थी, ताकि अब जब वे भय परिवार थे तो अजीब स्थिति से बचा जा सके। चचेरे भाई को ये विचार पसंद आया। वो चाहता था कि उसकी लड़की जेम्स को उसकी जगह बताए। वो जल्दी से हमारे लड़के के पीछे भागी। वैंग जू में उसे ये कहने की हिम्मत थी कि वो उसके लिए जो भी पुरानी भावनाएं रखता है उन्हें छोड़ दे, जबकि वो ऐसा दिखावा कर रही थी जैसे वे अब एक दूसरे को नहीं जानते थे। वे दोनों बचपन के दोस्त थे, वे साथ बड़े हुए और इसलिए वो जानती थी कि वो उसे पूरे समय पसंद करता था, लेकिन उसने उसे हमेशा एक छोटे भाई के रूप में ही देखा और जल्द ही उसके भाई से शादी कर लेगी। इसलिए बेहतर होगा कि जेम्स उसके लिए अपनी भावनाओं को रोक दे। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वो दुनिया की सबसे भ्रमित इंसान हो, और वैंग जू में उसे पूरा भाषण देने की हिम्मत थी, जबकि उसे उसकी परवाह भी नहीं थी। इशारा न समझने पर वैंग जू जारी रही। उसने कहा कि अगर लोगों को उसके लिए उसकी भावनाओं के बारे में पता चला तो ये उसके और परिवार की प्रतिष्ठा के लिए बुरा होगा, ये सामान्य शिष्टाचार के खिलाफ होगा।
वहीं ये सुनकर जेम्स अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसने इसे दबाने की बहुत कोशिश की और वैंग जू की ओर मुड़ा। उसने बस उससे कहा कि जाकर खुद को आईने में देखे, और जेम्स के इन शब्दों पर वैंग जू आग बबूला हो गई। लेकिन जेम्स को इसकी परवाह नहीं थी। उसने पूरी स्थिति को अलग तरह से देखा। वैंगजू कभी भी उसकी बचपन की प्रेमिका नहीं थी, बस एक दोस्त थी जिसके साथ वो एक दूसरे पर गोबर फेंक कर मजे करता था। बेशक उसे याद था कि वो बचपन में कितनी दयालु थी, और उसे उम्मीद थी कि वैंगजू गरीबों से नफरत नहीं करेगी और अमीरों की तरह नहीं बनेगी, बल्कि मेहनती और खुशमिजाज बनेगी और हर किसी के साथ प्यार से पेश आएगी, चाहे वो कितने भी अमीर हों। लेकिन दुर्भाग्य से असल में वो अपने चाचा जैसे दूसरे लालची लोगों से अलग नहीं थी। अब वो ऐसा दिखावा नहीं करने वाला था कि वो उससे नफरत नहीं करता है। वैंगजू ने इन बातों को अपने तरीके से समझा। उसे यकीन था कि वो ये इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे वो पत्नी के रूप में नहीं मिली, और इसीलिए वो गुस्सा था और उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो उसे माफ करने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो जल्द ही उसकी भाभी बनने वाली थी और वो उससे लड़ना नहीं चाहती थी। जो हो गया सो हो गया। वहीं ऐसे जवाब से जेम्स हैरान रह गया। वैसे वो एक और लालची लड़की से और क्या उम्मीद कर सकता था। वो उस पर और समय बर्बाद नहीं करने वाला था और जल्दी से मुड़कर चला गया। इस एक्ट से वैंगजू और भी गुस्से में आ गई। उसने दोस्ताना दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसका सब्र खत्म हो गया था और अब वो और दिखावा नहीं करने वाली थी। वो जल्दी से जेम्स के सामने खड़ी हो गई और पूछा कि वो क्या करने की सोच रहा है। क्या उसे सच में लगता है कि सिर्फ इसलिए कि उसने एक सेकंड क्लास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और शहर में रहता है, वो कोई बड़ा आदमी बन जाएगा? ये सब बेकार है और वो कभी भी अपने चचेरे भाई जितना अमीर नहीं बन पाएगा, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। वैंगजू को लगा कि वो बहुत पहले ही समझ गई थी कि जिंदगी कैसे चलती है। उसके चाचा जैसे अमीर लोग सैकड़ों स्क्वायर मीटर के घर में आराम से रह सकते हैं, खा पी सकते हैं और आराम कर सकते हैं, जबकि जेम्स और उसके परिवार जैसे गरीब लोग एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने को मजबूर हैं, लगातार कर्ज में डूबे रहते हैं और उसके लिए काम करते हैं। इसलिए चुनाव साफ था। लेकिन वो यहीं नहीं रुकी और जेम्स की मां के बारे में सोचा, जो लगातार बीमार रहती थी और अस्पताल के बिलों से उनकी स्थिति और भी खराब हो रही थी, और ना तो 50,000 और ना ही उस समस्या को हल कर सकते थे। वो भी अच्छा बनकर थक गई थी और खुश थी कि वो ये सब उसके सामने कह पाई। बेशक जेम्स इस छोटी चुड़ैल पर गुस्सा था, जिसने आखिरकार अपना असली रूप दिखा दिया। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो क्या बात कर रही है, जब वो सोचती है कि उसके चाचा और चचेरा भाई दुनिया के सबसे अमीर हैं और इसके बारे में शेखी बघारती है। असल में इसकी कुछ कीमत है और जेम्स और बाकी किसी को भी उसकी और उसके होने वाले पति की कोई परवाह नहीं है, और अपने बर्ताव से उसे बस ये दिखाया कि वो सिर्फ एक घमंडी और दिखावटी औरत है। वैंगजू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, और वो बस हमारे हीरो की तरफ उंगली दिखा रही थी, उसे बेइज्जत करने के तरीके सोच रही थी। लेकिन जेम्स उससे आगे था। वैंगजू के पास कुछ और कहने को था, क्योंकि उसके होने वाले पति के उलट वो आत्मनिर्भर है। वहीं जेम्स कड़ी मेहनत करता है, मेहनती और मोटिवेटेड है, अपने माता पिता की इज्जत करता है और लोगों के साथ उनके पैसे के हिसाब से बर्ताव करता है, और ये सब उसके कजिन के पैसे से कहीं ज्यादा बेहतर है। और इसलिए वैंगजू को पागलपन वाली हरकतें बंद कर देनी चाहिए और खुद को आईने में देखना चाहिए। एक और पैसे की भूखी चुड़ैल को बेनकाब करने और उसे सबक सिखाने के लिए सिस्टम ने हमारे हीरो को एक और घर इनाम में दिया। हालांकि एक बात थी कि वो घर गिरने वाला था। ये थोड़ा अप्रत्याशित था, लेकिन जेम्स इससे निपटने वाला था। इस बीच वैंगजू शांत नहीं हो रही थी और हमारे हीरो की तरफ उंगली दिखाकर हर तरह की बेइज्जती कर रही थी। वहीं जेम्स तंग आ गया और उसने उसकी उंगली पकड़ ली और उसे वापस उसी की तरफ करके सलाह दी कि वो अपने होने वाले पति के साथ इसी घर में रहे। और दूसरों को नुकसान न पहुंचाने के लिए जेम्स उस पागल लड़की से दूर चला गया। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर गया, एक कार उसके पास से गुजरी और जाहिर है उस पर एक गड्ढे से कीचड़ उछल गया। उसे शक हुआ कि कार में उसका कजिन था। उसका कजिन रुका और जेम्स के साथ हंसने का मौका नहीं छोड़ा। उसने खुद को सही ठहराते हुए कहा कि उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने की जल्दी थी। आखिर उसकी कंपनी को हाल ही में पहले शहर के कंस्ट्रक्शन ब्यूरो से एक ऑर्डर मिला था और अब वो शहर में सड़कें बनाने का इंचार्ज था। इसके अलावा उसने जेम्स को नौकरी का ऑफर दिया। अगर वो चाहता तो कंस्ट्रक्शन साइट पर हमेशा नौकरी मिल जाती। लेकिन जेम्स तुरंत समझ गया कि शहर की सड़कें इतनी खराब क्यों थीं। ये साफ था कि बेटे को अपने चाचा की प्रतिभा और भ्रष्टाचार विरासत में मिला था। ऐसे में जेम्स अपने गृहनगर की मदद करने और इन बदमाशों को सरकारी ठेकों से हटाने के लिए तैयार था। ऐसा करने के लिए वो पहले शहर के कंस्ट्रक्शन ब्यूरो गया और अपने कजिन की टेढ़ी मेढ़ी मरम्मत के बजाय शहर में नई सड़कों के निर्माण को स्पॉन्सर किया। इसके लिए निवासी उसके बहुत आभारी थे और उन्होंने वादा किया कि वे जेम्स की इस दयालुता को हमेशा याद रखेंगे। अब ये सिर्फ एक छोटी सी बात थी। जाहिर है सिस्टम ने इसके लिए उसे इनाम दिया। अपने गृहनगर के विकास में निवेश करने के लिए आभार के तौर पर उसे 100 घर दिए गए। यहां तक कि जेम्स को सिस्टम से उदार तोहफे मिलने की आदत थी। वो भी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सारी प्रॉपर्टी का क्या करे।
लेकिन इस सिस्टम में वो उसकी मदद नहीं कर सकता था। ये उसके व्यवहार पर आधारित एक तोहफा था और अब उसे खुद तय करना था कि इसका क्या करना है। जाहिर है हमारा हीरो इसके लिए सिस्टम को दोष नहीं देने वाला था। 100 घर होना कुछ न होने से बेहतर है, लेकिन फिर भी उसने देखा कि सिस्टम ज्यादा से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता जा रहा है और अगर पहले उसे सिर्फ थोड़ी मात्रा में पैसे मिलते थे तो अब उसे सैकड़ों घर मिल रहे हैं। और अब आगे क्या होने वाला है? क्या पूरी दुनिया की दौलत उसके हाथों में आ जाएगी? इस सवाल का जवाब उसे अभी तक नहीं मिला है। वहीं सीन बदलता है और जेम्स अस्पताल में अपनी मां की देखभाल कर रहा है। जेम्स की मां कहती है कि वो ठीक है और उसकी तारीफ भी करती है। वो कहती है कि मेरा बेटा मेरा कितना ख्याल रखने वाला है, मेरे लिए फल भी छील रहा है। लेकिन जैसे ही वे इस प्यारे पल का आनंद ले रहे होते हैं, डॉक्टर उनकी बातचीत में दखल देता है। डॉक्टर जेम्स की ओर मुड़ता है और कहता है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही और अब उसके सभी इंडिकेटर नॉर्मल हो गए हैं। हम उसे डिस्चार्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं ये सुनकर जेम्स पूरी तरह से हैरान रह जाता है। जेम्स अभी भी सदमे में डॉक्टर की ओर मुड़ता है और कहता है, डॉक्टर, मेरी मां की कल ही सर्जरी हुई है। वो अभी भी रिकवरी ऑब्जर्वेशन पीरियड में है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम हॉस्पिटल की फीस समय पर दे देंगे और मैं उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन भी करवाना चाहता हूं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, डॉक्टर उसे बीच में ही टोक देता है। मेरा मतलब है कि मैंने पहले ही उसका डिस्चार्ज प्रोसेस कर दिया है। फिर डॉक्टर अपने बगल में खड़ी एक नर्स की ओर मुड़ता है और उसे मरीज का सामान पैक करने में मदद करने का निर्देश देता है, जिस पर जेम्स का चेहरा उदास हो जाता है। उसकी मां उसकी चिंता महसूस करके उसे आवाज देती है। उसकी आवाज में चिंता भरी होती है, लेकिन इससे पहले कि जेम्स जवाब दे पाता, डॉक्टर अब साफ तौर पर चढ़कर तेज आवाज में बोलता है, इसका मतलब वही है जो मैंने कहा। क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? मरीज ठीक है, जल्दी करो और दूसरों के लिए जगह बनाओ। मेडिकल रिसोर्स बर्बाद करना बंद करो, या तुम्हें यह हॉस्पिटल इतना पसंद है कि तुम यहीं मरना चाहते हो। लेकिन उसी पल जेम्स टेबल पर पड़ी चाकू की ओर हाथ बढ़ाता है। ये देखकर डॉक्टर चिल्लाता है और कहता है कि तुम हॉस्पिटल में चाकू पकड़े हुए हो। क्या तुम मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो? इसे नीचे रखो, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। वहीं जेम्स की मां अब घबराकर अपने बेटे का हाथ पकड़ लेती है। चलो घर चलते हैं, और पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं पहले से ही ठीक हूं। और अपनी मां का परेशान चेहरा देखकर जेम्स नरम पड़ जाता है और कहता है, मां, अभी अभी तुम्हारी सर्जरी हुई है, तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। वहीं डॉक्टर नकली मुस्कान के साथ कहता है, देखो, वो तुम्हारी बात समझता है, एक अच्छा बेटा बनो और उसकी बात सुनो। फिर वो नर्सों से कहता है, मेक श्योर करो कि वे सामान ठीक से पैक करें, कुछ भी पीछे न छोड़ें, कोई सामान नहीं, या बदकिस्मती। वहीं ये सुनकर जेम्स गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ता है। कमरे से निकलने से पहले वो अपनी मां की तरफ मुड़ता है और कहता है, मां, हम छिला हुआ सेब बर्बाद नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम इसे पहले खा लो। मैं किसी को तुम्हें लेने के लिए भेजूंगा, मुझे कुछ काम है। ये सुनकर उसकी मां अपनी आवाज में चिंता के साथ कहती है, जेम्स, उनसे मत लड़ो, हम आम लोग ऐसे लोगों से नहीं जीत सकते। जिस पर जेम्स उसकी तरफ मुस्कुराता है। उसकी आवाज नरम होती है, चिंता मत करो मां, मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। वो उसे भरोसा दिलाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। सीन बदलता है। डॉक्टर ली अपने फोन पर जेम्स के चचेरे भाई से बात कर रहा है और कहता है, मैंने सब कुछ इंतजाम कर दिया है। तुम्हारे दोस्त की पत्नी जा सकती है और एक मोच को भी ठीक होने में 100 दिन लगते हैं। वहीं ये सुनकर जेम्स का चचेरा भाई सिगरेट पीते हुए जवाब देता है, अच्छा काम किया डॉक्टर ली, आप बहुत तेज हैं। डॉक्टर ली खुश करने की कोशिश में जल्दी से जवाब देते हैं, बिल्कुल, हमें तेज होना ही पड़ेगा। वो जेम्स तो बस एक गरीब आदमी है, वो तुम्हारे परिवार की दरियादिली से कैसे मुकाबला कर सकता है? उन्होंने तो आधे महीने तक मेडिकल बिल भी नहीं भरे थे। ये तो बस तुम्हारे परिवार की वजह से ही हम खर्च उठा पाए। जिस पर जेम्स का चचेरा भाई फोन पर जवाब देता है, मैं बाकी का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं डायरेक्टर, मैं तुम्हें बाद में डिनर पर बुलाऊंगा। ठीक से धन्यवाद देने के लिए। और फोन रखते हुए वो खुद ही मुस्कुराता है। मेरे इलाके में क्या जेम्स सच में सोचता है कि वो मुसीबत खड़ी कर सकता है? उसी समय डॉक्टर ली भी कॉल खत्म करते हुए खुद से सोचता है, मैं इन चीजों को संभालने में काफी अच्छा हूं। उन्हें पता नहीं था कि दरवाजे के बाहर खड़ा जेम्स सब कुछ सुन रहा था। वो खुद से बड़बड़ाता है और कहता है, तो ऐसी बात है, तो ठीक है, चलो पैसों से खेलते हैं। लेकिन क्या पैसा सच में नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है? ये किसी एक्सपर्ट के सामने दिखावा करने जैसा लग रहा है। फिर जेम्स डायरेक्टर के ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर आने पर डायरेक्टर उलझन में पूछता है, तुम कौन हो?
शांत मुस्कान के साथ जेम्स जवाब देता है, मैं बस एक आम मरीज हूं। डायरेक्टर नाराज होकर उसे हाथ से इशारा करके जाने को कहता है। अगर आप बीमार हैं तो रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाएं, मुझे यहाँ सब्र नहीं दिख रहा है। जिस पर जेम्स ने डायरेक्टर से कहा, मैं हॉस्पिटल को एक बिल्डिंग डोनेट करने के बारे में बात करना चाहता हूँ। डायरेक्टर एक पल के लिए रुका, फिर बेपरवाही से बोला, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो फ्रंट डेस्क से बात करें, मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं आपको छोड़ने नहीं आऊंगा। लेकिन अचानक डायरेक्टर के दिमाग में ये शब्द रजिस्टर हुए और वो जम गया। उसने अविश्वास से जेम्स को देखा और हकलाया, रुको, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम्हें पता भी है कि एक बिल्डिंग डोनेट करने में कितना खर्च आता है? डायरेक्टर ने सोचा, ये जवान आदमी इतना साधारण दिखता है, इसके पूरे कपड़ों की कीमत शायद 200 से ज्यादा नहीं होगी। तुम बिल्डिंग डोनेट करना चाहते हो? क्या ये मजाक कर रहा है? डायरेक्टर के चेहरे पर हैरानी देखकर जेम्स ने शांति से जवाब दिया, मुझे पता है, मैंने इसके बारे में पता किया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम प्रोसेस शुरू करें? उसने मन ही मन सोचा, एक छोटे शहर में एक हॉस्पिटल बनाने में आजकल लगभग 1 मिलियन युआन लगते हैं। ये मेरे लिए तो बस एक छोटी सी रकम है। लोगों की मदद करना और अपनी समस्या सुलझाना बहुत फायदेमंद लगता है। जेम्स ने शांति से कहा, मुझे पता है कि हमारा वार्ड अक्सर ओवरक्राउडेड रहता है और कई बार कमरे तम पड़ जाते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले एक बिल्डिंग डोनेट करना चाहता हूं, ताकि सर्जरी के बाद जिन मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत है उनके लिए चीज़ें ज़्यादा सुविधाजनक हो सकें और उन्हें ठीक से जगह मिल सके। दूसरा, मैं ये जांचना चाहता हूं कि क्या यहाँ कोई भ्रष्टाचार हो रहा है। डायरेक्टर ने अपनी भौहें चढ़ाईं, फिर जवाब दिया, मैं बेड की कमी के कारण मरीजों के परिवारों की निराशा समझ सकता हूं, लेकिन बिना किसी सबूत के शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर ने सोचा, तो ये उसकी असली वजह है, वो बस हमें रिपोर्ट करने का बहाना ढूंढ रहा है। जेम्स ने आगे कहा, मुझे पता है कि हॉस्पिटल बेड की कमी के कारण डीन पर भी दबाव है। हालांकि ऐसी स्थितियों में कुछ लोग रिश्वत ले रहे हैं और पहले से ही कुछ बेड खास लोगों को दे रहे हैं, जिससे हमारे मरीजों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है। मुझे लगता है कि ये गलत है। इस पर डायरेक्टर अचानक खड़ा हो गया, उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मैं 10 साल से ज्यादा समय से इस हॉस्पिटल को मैनेज कर रहा हूं। हमारे काउंटी हॉस्पिटल में डॉक्टर कभी रिश्वत या तोहफे नहीं लेते, हम लाल लिफाफे लेने पर सख्त रोक लगाते हैं। जेम्स ने बिना घबराए जवाब दिया, मेरी माँ की कल ही बड़ी सर्जरी हुई है और वो अभी भी रिकवरी में है। फिर भी आज अटेंडिंग डॉक्टर हमें अगले मरीज के लिए जगह बनाने के लिए डिस्चार्ज करने पर मजबूर कर रहा है। जहां तक मुझे पता है, उस मरीज के सिर्फ पैरों में मोच आई है। और घर पर साधारण इलाज ही काफी होगा। डायरेक्टर गुस्से से बीच में टोकते हुए कहता है, तुम बातें बना रहे हो। हाँ, हमारे वार्ड भरे हुए हैं, लेकिन हम ऐसे मरीज को डिस्चार्ज नहीं करते जिसकी अभी अभी बड़ी सर्जरी हुई हो। ये हमारे हॉस्पिटल की नियमों के हिसाब से नहीं है। भले ही कोई मरीज डिस्चार्ज होने की जिद करे, तो भी हमें उनसे एक लायबिलिटी पेपर पर साइन करवाना होगा। अगर तुम कोई कहानी बना रहे हो तो कम से कम उसे सच और सही तो बनाओ। वहीं ये सुनकर जेम्स शांत रहते हुए अपनी जेब से एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर निकालता है और कहता है, डीन, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप पहले ये रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुन लेते? रिकॉर्डर को देखते ही डायरेक्टर का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे अचानक पेट में डर की गांठ महसूस होती है। वो बढ़ती बेचैनी के साथ हकलाता है और वो चुपचाप डॉक्टर ली और जेम्स के कजिन के बीच की बातचीत सुनता है। कुछ पल की तनाव भरी चुप्पी के बाद डायरेक्टर आखिरकार बोलता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रिकॉर्डिंग नकलियां एडिटेड नहीं है? हम बिना सबूत के इसका इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेंगे। जिस पर जेम्स डायरेक्टर को देखता है और मन ही मन सोचता है, क्या तुम सच में इतने भोले हो या जानबूझकर इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हो? बिना कुछ कहे जेम्स अपना फोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है। हेलो, शहर की कंस्ट्रक्शन यूनिट 1 से इंजीनियर कोंग, मैं हमारे काउंटी में हॉस्पिटल के लिए एक नई बिल्डिंग बनाने के बारे में बात करना चाहता हूं। क्या आप डीन के ऑफिस आकर खुद डीन के साथ डिटेल्स पर बात कर सकते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, मैं आपसे जल्द ही मिलता हूं। वहीं जेम्स डायरेक्टर के हैरान चेहरे पर नजर डालता है। डायरेक्टर अपने मन ही मन सोचता है कि देखते हैं कि तुम ये ब्लफ कहां तक ले जाते हो। वहीं जेम्स अपना फोन डायरेक्टर को देता है और शांत मुस्कान के साथ कहता है, डीन, शायद ये मानना मुश्किल हो कि कोई बिल्डिंग आसमान से गिर सकती है। आप उनसे जल्दी से बात क्यों नहीं कर लेते? इसमें बस कुछ मिनट लगेंगे। थोड़ी सी जिद की वजह से पूरी बिल्डिंग का नुकसान मत होने दो। अब असमंजस में पड़ा डायरेक्टर फोन लेता है और कहता है, हेलो, मैं काउंटी हॉस्पिटल से डीन लू बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से इंजीनियर पोंग की आवाज गूंजती है, डीन लू, आप काफी खुशकिस्मत हैं कि आपको अचानक से ऐसे मुफ्त में बिल्डिंग मिल रही है। डायरेक्टर आवाज पहचानते ही तुरंत जम जाता है। ये सच में इंजीनियर कोंग है? वो सोचता है और उसके चेहरे पर हैरानी फैल जाती है। वो जेम्स को देखता है और डायरेक्टर जेम्स को बिल्कुल अलग नज़र से देख रहा है। ये आदमी, क्या ये सच में इतना अमीर है और इतना लो प्रोफाइल रखता है? थोड़ी देर बाद जेम्स और डायरेक्टर एक ही सोफे पर साथ बैठे हैं। जेम्स डायरेक्टर की आंखों में देखता है और कहता है, तो क्या अब आपको डोनेशन के बारे में मुझ पर यकीन है? अब रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपके हॉस्पिटल को एक बिल्डिंग डोनेट कर सकता हूं, तो मैं सबूत क्यों झूठे बनाऊंगा? इससे पहले कि डायरेक्टर को जवाब दे पाते, जेम्स ने कहा, और अगर एक बिल्डिंग काफी नहीं है तो 2 कैसी रहेंगी? डायरेक्टर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। क्या?
जेम्स उठकर जाने की तैयारी करता है और कहता है, मेरी कोई फालतू डिमांड नहीं है डीन, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप उस लापरवाह डॉक्टर को कड़ी फटकार लगाएं, यहां हो रही गलत हरकतों की पूरी जांच करें और ये पक्का करें कि आम मरीजों को वो देखभाल मिले जिसके वे हकदार हैं। डायरेक्टर ने जल्दी से सिर हिलाया, जो कि अभी भी सदमे में था। हाँ हाँ। जैसे ही जेम्स दरवाजे की तरफ बढ़ा, डायरेक्टर ने उसे आवाज़ दी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? बिना पीछे मुड़े जेम्स ने बस इतना कहा, मैं एक किसान परिवार का एक आम लड़का हूं जो लोगों के लिए सही काम कर रहा हूं। मेरा नाम जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप न्याय का दूत लिख सकते हैं। इतना कहकर जेम्स ऑफिस से बाहर निकल गया और डायरेक्टर उसे देखते रह गए बिना कुछ बोले। जैसे ही जेम्स ऑफिस से निकला, डायरेक्टर ने फोन उठाया और अब डायरेक्टर की आवाज़ तेज थी। वो कहता है, ये अर्जेंट है। मेरे लिए तुरंत सबसे नए डिस्चार्ज रिकॉर्ड लाओ। मैं जानना चाहता हूं कि सर्जरी के ठीक बाद किसे डिस्चार्ज किया गया था। सीन बदलता है। डॉक्टर ली एक पेशेंट वार्ड के ठीक बाहर खड़े हैं। एक नर्स पीछे से उनके पास आती है और कहती है, डॉक्टर ली, डीन आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। वो घबराकर जवाब देते हैं, ठीक है, और चले जाते हैं। डीन का सख्त चेहरा देखकर उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। कुछ ही देर बाद हम डॉक्टर ली को घुटनों के बल बैठे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए देखते हैं। डीन, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मेरे बूढ़े माता पिता हैं जिनकी देखभाल करनी है और घर पर छोटे बच्चे हैं। मैं ये नौकरी खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। डायरेक्टर नीचे उनकी तरफ देखते हैं, चेहरा एकदम ठंडा है। तुम्हारे बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं, लेकिन मरीजों का क्या? क्या उनके परिवार नहीं है? तुम्हारे जैसा डॉक्टर जिसमें कोई मेडिकल एथिक्स नहीं है, कोई और नौकरी ढूंढ लो। हमारा छोटा काउंटी हॉस्पिटल तुम्हारे जैसे किसी को रखने का खर्च नहीं उठा सकता है। सीन जेम्स के कजन के पास जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पानी के किनारे बैठा है। वे हंस रहे हैं और आराम कर रहे हैं और अपने पैर पानी में डुबोए हुए हैं। उसकी दोस्त उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है, हनी, तुम्हारा करियर ऊपर जा रहा है, क्या हम जल्द ही शहर में घर खरीद सकेंगे? जेम्स का कजन इतराते हुआ मुस्कुराकर जवाब देता है, बिल्कुल। उसे अचानक एक आदमी टोकता है जो उसकी तरफ गुस्से में आ रहा है। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही है। वो आदमी उसे घूरता है और कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा बहुत अच्छा कनेक्शन है और तुमने डॉक्टर को रिश्वत भी दी थी? मेरी पत्नी ने अभी उनसे बात की और अब उसे जाने के लिए कहा जा रहा है। इस गड़बड़ की वजह से उसकी चोट और खराब हो गई है। वो इतनी गुस्से में है कि मुझे बेडरूम में भी नहीं आने दे रही है। दोताई चौंक कर अपनी सीट से उठ जाता है, आंखें फटी हुई हैं। क्या? खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए दोताई जल्दी से अपना फोन निकालता है और उस आदमी को दिखाता है, रुको, शायद उन्हें नहीं पता कि तुम मेरे भाई हो, मुझे फोन करके ये साफ करने दो। वो डॉक्टर ली का नंबर डायल करना शुरू करता है।